जिस जगह पर दो सड़कें मिलती थी, वहां एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी थी, जो हमेशा एक हल्की औषधीय गोली जैसी खुशबू से घिरी रहती थी। ऊंचे मुख्य द्वार के ऊपर एक पट्टिका थी, जिस पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन लिखा था। 3 पुराने दिखने वाले भड़कीले बड़े शब्द। ये एक हल्के चांदी की चमक के साथ चमक रहा था, जिससे राहगीरों को अनायास ही इस पर एक सम्मानजनक नजर डालनी पड़ती थी। जियामा एम्पायर अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मुख्यालय होने के कारण यहां तक कि सम्राट को भी इस जगह पर आने पर विनम्र होना पड़ता था। आखिरकार इस इमारत के भीतर रहने वाले लोग एक ऐसी ताकत बना सकते थे जो पूरे साम्राज्य को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। वे पूरे डू क्यूई महाद्वीप में सबसे सम्मानित व्यवसाय से संबंधित थे। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बड़े दरवाजे पर बहुत से अल्केमिस्ट, जो आमतौर पर शायद ही कभी देखे जाते थे, जल्दी जल्दी कदमों से प्रवेश कर रहे थे। उनके शरीर पर अलग अलग रंग के अल्केमिस्ट के वस्त्र थे, जो गर्व से उनके स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। बड़े दरवाजे के पास खड़े होकर जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और बेहद राजसी और भव्य दिखने वाले अल्केमिस्ट एसोसिएशन मुख्यालय को देखा। वो प्रशंसा करने और अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसी भव्य उपस्थिति वास्तव में जियामा साम्राज्य में कीमियागरों के लिए ड्रैगन के प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति पर खरी उतरी। क्या आप अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने की योजना बना रहे हैं? जियाओ यान के बगल में खड़े हाइबो डोंग ने अपना सिर उठाया और अल्केमिस्ट एसोसिएशन को भी देखा, जो सामान्य से कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाला और जीवंत था। फिर उसने अपना सिर झुकाकर पूछा, हम देखेंगे। अगर कोई ऐसा इनाम है जो मुझे प्रभावित कर सकता है तो मैं भाग ले सकता हूं। अगर नहीं है। जब जियाओ यान ने यह बात कही तो उसने अपना हाथ हिलाया। जाहिर है, अगर कोई ऐसा इनाम नहीं होता जो उसे प्रभावित करता, तो वो स्वाभाविक रूप से इस परेशानी भरे मामले में शामिल नहीं होना चाहता। ये आप पर निर्भर है। इस तरह की ग्रैंड मीटिंग एक ऐसी घटना है जो आप कीमियागरों के लिए अपरिहार्य है। दूसरे देशों से भी कई कीमियागर आए हैं जो जल्दी से आ गए हैं। हाइबो डोंग ने सिर हिलाया। फिर उसने जियाओ यान के कंधों को थपथपाया और कहा, चूंकि ये ऐसा है, इसलिए तुम्हें खुद ही अंदर जाना चाहिए। मैं कुछ बातें निपटाना चाहता हूं और कुछ पुराने परिचितों से मिलना चाहता हूं। तुम प्राइमर कबीले में जा रहे हो, है ना? जियाओ यान ने हाइबो डोंग की तरफ देखा और हंसा। हाइबो डोंग मुस्कुराया, लेकिन सीधे जवाब नहीं दिया। उसने जियाओ यान की तरफ हाथ हिलाया और फिर मुड़कर धीरे धीरे बाईं तरफ सड़क पर चल दिया। उस बूढ़ी पीठ को देखते हुए, जो धीरे धीरे लोगों की भीड़ में समा रही थी, जियाओ यान ने धीरे से कहा, लगता है कि प्राइमर कबीले के साथ उसका काफी गहरा रिश्ता है। एक पल सोचने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने अपने मन में ये सारे सवाल फेंक दिए। भले ही हाइबो डोंग का प्राइमर कबीले के साथ पुराना रिश्ता रहा हो या नहीं, लेकिन इसका उससे कोई खास लेना देना नहीं था। जियाओ यान ने एक बार फिर क्षैतिज साइन बोर्ड पर नजर डाली, जिस पर एक प्राचीन आभा थी। फिर अपने पैर ऊपर उठाए और अल्केमिस्ट एसोसिएशन में घुस गया। वर्तमान जियाओ यान ने अभी भी अपने चेहरे को बर्फ के रेशमी मुखौटे से ढका हुआ था और उसने एक टियर 2 अल्केमिस्ट व्यावसायिक लबादा पहना हुआ था। उसका साधारण व्यवहार बहुत ही अगोचर था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मुख्य प्रवेश द्वार में कदम रखते ही एक समृद्ध गोली की खुशबू उसके सामने आ गई। इस खुशबू ने लोगों को अनजाने में एक सांस लेने के लिए प्रेरित किया और एक ताजा एहसास के साथ वे अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाते। अल्केमिस्ट एसोसिएशन का आंतरिक भाग बेहद विशाल था। ये मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में विभाजित था। बड़े हॉल के पूर्वी हिस्से में कई चौकोर काउंटर थे, जो बड़ी मात्रा में हरे ग्रेनाइट का उपयोग करके बड़े करीने से बनाए गए थे। लंबे लबादे पहने कुछ अल्केमिस्ट इन काउंटरों के पीछे बैठे थे, जबकि कई तरह की औषधीय सामग्री, जेड की बोतलें, स्क्रॉल आदि इन काउंटरों के ऊपर रखे गए थे। देखने पर ऐसा लग रहा था
कि ये व्यापार और खजाने की खोज के लिए इस्तेमाल होने वाले क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरी ओर बड़े हॉल के दक्षिणी हिस्से में काफी सारे कड़ाहे जल रहे थे। कड़ाहियों के पीछे कुछ कीमियागर थे जो गंभीर भाव से आग को नियंत्रित कर रहे थे। उनके चारों ओर कुछ निम्न श्रेणी के कीमियागर थे। जैसे जैसे वे एक दूसरे को अलग अलग चीजें बताते जा रहे थे, वे धीरे धीरे अपने परिष्कृत अनुभव का आदान प्रदान कर रहे थे। हॉल का पश्चिमी हिस्सा निस्संदेह अन्य दो हिस्सों की तुलना में शांत था। गलियारे में कुछ पहरेदार भी खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि केवल एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके कीमियागर ही प्रवेश करने की योग्यता रखते थे। जब कभी कभी कुछ निम्न श्रेणी के कीमियागर वहां से गुजरते थे तो वे सम्मान और ईर्ष्या भरी नजर से देखते थे। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जियाओ यान ने बड़े हॉल को देखा जो जीवंत ऊर्जा से भरा हुआ था। वो कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण तरीके से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। काफी देर बाद वो धीरे धीरे ठीक हुआ और एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। जियाओ यान धीरे धीरे हॉल में चला गया। उसकी नजर चारों ओर घूम गई। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अपना पैर उठाया और व्यापार और खजाने की खोज करने वाले क्षेत्र की ओर बढ़ गया। वुटैन सिटी में गलती से वैक्यूम पाम डू स्किल हासिल करने के अनुभव के साथ वो इस तरह के विशाल डंप में छिपे खजाने की खोज करने में बेहद दिलचस्पी रखता था। पूर्वी क्षेत्र में चलने के बाद जियाओ यान धीरे धीरे चारों ओर रखे चौकोर काउंटरों के सामने चला गया। उसकी निगाह में जिज्ञासा थी क्योंकि वो इन कई दुर्लभ औषधीय सामग्रियों और अन्य चीजों को तौल रहा था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि इस जगह को एक व्यापार और खजाना खोज क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था, लेकिन यहां बेचने वाले लोग बाजारों में दुकान मालिकों की तरह जोर से चिल्लाते नहीं थे। वे सभी आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। कभी कभी उनकी नजर उनके काउंटर के सामने खड़े लोगों पर भी पड़ जाती थी। अगर उन्हें लगता कि दूसरे पक्ष के पास कुछ आर्थिक आधार हो सकता है तो बेचने वाले कुछ कीमियागर खड़े होकर उनसे बात करते थे। हालांकि उनमें से अधिकांश अभी भी आलसी होकर अपनी कुर्सियों पर वापस चले गए। इस तरह का सुस्त और आलसी तरीका किसी व्यापारी की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जो कुछ बेच रहा हो। बेशक वे व्यापारी नहीं थे। उन्हें सोने के सिक्के या अन्य खजाने की जरूरत नहीं थी जिसे व्यापारी चाहते थे। इसके बजाय वे अपनी चीजों को अन्य वस्तुओं के लिए बदलना चाहते थे। यदि कोई उनके हाथों से आवश्यक औषधीय सामग्री या औषधीय गोली प्राप्त करना चाहता है तो उसे एक दुर्लभ और अद्वितीय खजाना निकालना होगा जिसमें उनकी रुचि हो। जियाओ यान के धीमे चलने के दौरान जियाओ यान कई अलग अलग प्रकार की दुर्लभ और अद्वितीय औषधीय सामग्री और औषधीय गोलियों को देखने में सक्षम था। औषधीय सामग्री के बीच उसने आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक कुछ औषधीय सामग्री भी देखी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वो आगे बढ़ा और पूछताछ की। ये अप्रत्याशित था कि बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति ने केवल उसकी ओर देखा और उदासीनता से एक टियर 4 औषधीय गोली का उल्लेख किया। इसलिए जियाओ यान केवल असहाय होकर पीछे हट सकता था। हालांकि वे औषधीय तत्व वास्तव में बहुत दुर्लभ थे, लेकिन जियाओ यान के लिए उनके बदले में टियर 4 औषधीय गोली लेना स्पष्ट रूप से असंभव था। किसी भी मामले में उसे औषधीय तत्वों के मुद्दे के बारे में अत्यधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वापस जाने के बाद वो हाई बोर्ड डोंग को बताएगा और उसे समाधान के बारे में सोचने देगा। जैसे जैसे जियाओ यान असीम खजानों के इस क्षेत्र में धीरे धीरे घूमता रहा, उसने बाएं और दाएं देखा और ज्ञान में काफी अच्छी वृद्धि की। खजाना क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय स्थान निस्संदेह वो था जहां एक बूढ़े व्यक्ति ने एक प्रकार का गुलाबी रंग का ज्वाला बीज निकाला। अग्नि बीज एक बड़ी पारदर्शी जेड बोतल में समाहित था। यह थोड़ा मुड़ता था और कुछ आड़ू की खुशबू छोड़ता था। इस तरह की ज्वाला को पीच ब्लॉसम फ्लेम नाम दिया गया था। यह केवल रैंक 5 वुड एफिनिटी मैजिक बीस्ट,
क्वीवुड बीस्ट के शरीर में मौजूद थी, जो काफी दुर्लभ थी। ये एमेथिस्ट विंग्ड लायन की पर्पल फ्लेम की तुलना में समान ग्रेड का था, लेकिन यह बहुत अधिक विनम्र था और इस प्रकार इसे वश में करना भी आसान था। बेशक लॉ का तापमान और उसकी विनाशकारी शक्ति बैंगनी लॉ की तुलना में स्वाभाविक रूप से कमजोर थी। अगर ऐसा था भी, तो भी पीच ब्लॉसम फ्लेम लॉ के बीज ने खजाने की खोज करने वाले क्षेत्र में कई कीमियागरों को लालच में डाल दिया। कुछ लोग जिनके पास कुछ आर्थिक आधार था, वे पूछताछ करने के लिए एक के बाद एक आगे बढ़ते। हालांकि बूढ़े आदमी को जो कीमत चाहिए थी वो बहुत अधिक लग रही थी। इसलिए अब तक कोई भी पीच ब्लॉसम फ्लेम की बोतल प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ था। भीड़ में खड़े होकर जियाओ यान ने अपनी ठुड्डी को सहलाया। उसने काउंटर पर पीच ब्लॉसम फ्लेम सीड को देखा। उस चीज को छोड़ने का फैसला करने से पहले उसने एक पल के लिए भौहें सिकोड़ी और सोचा। वर्तमान में इस तरह की लॉ का जियाओ यान के लिए बहुत अधिक उपयोग नहीं था, जिसके पास स्वर्गीय लॉ और बैंगनी लॉ दोनों थे। इसलिए उसे किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक कीमत चुकाने की जरूरत नहीं थी जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। इस तरह से सोचने के बाद जियाओ यान ने इसके बदले में कुछ देने के विचार को दूर कर दिया। वो बाहर खड़ा था और केवल मजा देख रहा था। कई लोगों के लगातार व्यापार करने में विफल होने के बाद कई लोगों को अपनी सीमा पता थी और उन्होंने हार मान ली। हालांकि वे तुरंत नहीं गए, इसके बजाय वे अभी भी उस जगह पर खड़े थे और उस आकर्षक और खिलती हुई गुलाबी रंग की लौ को देख रहे थे। उन लोगों के हास्यपूर्ण भावों को देखकर जियाओ यान थोड़ा अचंभित था, क्योंकि वो अनजाने में मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वो जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि अचानक एक चांदी के रंग की छाया भीड़ से बाहर निकली। सभी की नजरों से बचकर वो जल्दी से रॉक काउंटर की तरफ चली गई। गुलाबी रंग की लौ को घूरते हुए उसकी सुंदर आंखें चमक उठीं। क्या ये वही है? चांदी के रंग की पोशाक पहने महिला को देखते हुए जियाओ यान कुछ पल के लिए चुप हो गया और उसने धीरे से कहा, क्या वो भी अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने के लिए यहां है? चांदी के वस्त्र पहने महिला जो भीड़ से बाहर निकल आई थी, वो चौंकाने वाली महिला थी जिसका नाम जू मेई था, जिससे जियाओ यान ब्लैक रॉक सिटी में मिला था। वो ब्लैक रॉक सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन शाखा के शाखा अध्यक्ष फ्रैंक की निजी शिष्या भी थी। ये महिला, जो आमतौर पर थोड़ी ठंडी होती थी, उसे गुलाबी रंग की लौ बहुत पसंद थी। उसने दोनों हाथों से पारदर्शी जेड बोतल पकड़ी हुई थी। उसके व्यवहार से जो ये दर्शाता था कि उसे ये इतना पसंद है कि वो इसे नीचे नहीं रख सकती, जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये मूर्ख महिला अब इस तरह का व्यवहार प्रकट करके क्या वो स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को अपना मुंह खोलने और अत्यधिक कीमत मांगने के लिए नहीं कह रही थी? वास्तव में जब उसने झू मी के व्यवहार को देखा तो बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी आवाज उदासीन थी जब उसने कहा, मिस, क्या आप इस पीच ब्लॉसम फ्लेम सीड के बदले में कुछ लेना चाहती हैं? हाँ, आप क्या चाहती हैं? जू मेई ने अपना सिर हिलाया और बेतरतीब ढंग से पूछा। एक टीयर फॉर औषधीय गोली के लिए एक औषधीय सूत्र जिसमें स्पष्ट आध्यात्मिक निशान है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। काला। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर जियाओ यान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और अपने दिल में चुपचाप कोसने लगा। टीयर फॉर औषधीय गोली के लिए सिर्फ एक औषधीय सूत्र इस पीच ब्लॉसम फ्लेम से भी दुर्लभ था। औषधीय सूत्र पर आध्यात्मिक निशान को स्पष्ट करने का अनुरोध तो और भी कम। ये जान लेना चाहिए कि किसी भी औषधीय गोली के लिए हर औषधीय सूत्र व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लिखा गया था। हर बार जब इसे एक बार पढ़ा जाता था तो इसके भीतर का आध्यात्मिक निशान फीका पड़ जाता था। मूल रूप से औषधीय सूत्र की एक स्क्रॉल को केवल 5 बार ही पढ़ा जा सकता था। उसके बाद ये धीरे धीरे धुंधला हो जाता था। जब कोई इसे ऐसे समय में पढ़ता है
तो उसे कुछ अस्पष्ट अंशों को समझने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना पड़ता है। इस तरह यह निस्संदेह बहुत समय और प्रयास बर्बाद करेगा। टीएल काला अधूरा शब्द है जिसका अर्थ है एक बेईमान व्यापारी। औषधीय सूत्र स्क्रॉल बनाने के लिए कम से कम एक टियर 4 कीमियागर की ताकत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विफलता की संभावना बहुत अधिक थी। इसलिए औषधीय गोलियों के लिए औषधीय सूत्र केवल कागज और कलम पकड़कर यादृच्छिक रूप से दर्ज नहीं किए गए थे, जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है। कुछ चीजें जो लौ के तापमान से संबंधित है, सामग्री को परिष्कृत करने के लिए किस समृद्धि की आवश्यकता है, विभिन्न अवयवों के मिश्रण से प्रतिक्रिया आदि रसायन विज्ञान के सूत्र की तरह बेहद जटिल थे। अगर उन्हें कागज पर लिखा जाए तो इससे किसी की भी दृष्टि धुंधली हो सकती है और सिर चकरा सकता है। इसलिए इन सभी औषधीय सूत्रों को बनाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया गया। जब तक कोई व्यक्ति औषधीय सूत्र प्राप्त कर लेता है, उसे केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस पर स्कैन करना होगा, ताकि इस औषधीय सूत्र से सभी आवश्यक चीजें उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो जाएं, बिल्कुल एक ब्रांड की तरह। बूढ़े व्यक्ति के अनुरोध को सुनकर जू मेई का चेहरा स्पष्ट रूप से बदल गया। स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष के अनुरोध ने उसे मुश्किल स्थिति में डाल दिया। हालांकि वो सौदेबाजी जैसी किसी चीज में कमजोर लग रही थी। गुलाबी रंग की लौ के लिए अत्यधिक पसंद के साथ उसने वास्तव में एक पल के लिए सोचने के बाद जियाओ यान की स्तब्ध आंखों के सामने अपना सिर हिलाया। ये मूर्ख महिला, वो वास्तव में एक टियर 4 औषधीय सूत्र निकालने के लिए तैयार है। वो फ्रैंक शायद इतना परेशान हो जाएगा कि वो मर जाएगा। जियाओ यान ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने इस महिला की उदारता की डिग्री पर अपनी जीभ चूसी। ये देखकर कि जू मेई ने इतनी आसानी से अपना सिर हिलाया, बूढ़ा व्यक्ति भी हैरान रह गया। उसने तुरंत आधे विश्वास से पूछा, तुम सहमत हो? जू मेई ने और कोई बकवास नहीं की। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल निकाला और उसे बूढ़े आदमी की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद उसने पारदर्शी जेड बोतल को दोनों हाथों से पकड़ लिया जैसे कि ये पहले से ही उसका हो चुका हो। बूढ़ा आदमी स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए झटपट दौड़ा। उसने तेजी से उसका निरीक्षण किया और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके जल्दी से उसमें जांच की। बूढ़े आदमी के चेहरे पर तुरंत खुशी उभर आई। उन दोनों के भाव देखकर जियाओ यान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसने जू मेई की तरफ देखा जो पीच ब्लॉसम फ्लेम सीड को गले लगा रही थी। उसे ये इतना पसंद आ रहा था कि वो इसे नीचे नहीं रख पा रही थी। जियाओ यान ने अपने होठों को स्किम किया। उसका उसके पास जाकर अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वो मुड़ा और खंगालने वाले खजाने के क्षेत्र के बाहर चला गया। इससे पहले कि वो खजाना खोजने वाले क्षेत्र से बाहर निकलने वाला होता, जियाओ यान के कदम अचानक एक कोने पर रुक गए जो दरवाजे के पास था। उसने अपना सिर झुकाया और कोने में एक कुछ हद तक फटे हुए पत्थर के काउंटर पर नजर डाली। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, एक पल के लिए झिझका और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रॉक काउंटर के पीछे एक दुबला-पतला आदमी खड़ा था, जिसका रूप थोड़ा दयनीय था। प्रदर्शित औषधीय सामग्री बहुत दुर्लभ नहीं होने के कारण बहुत कम लोग उन्हें जांचने के लिए आए थे। इसलिए उसके चेहरे पर कुछ कड़वाहट थी। जब उसने जियाओ यान को धीरे धीरे चलते हुए देखा तो वो थोड़ा खाली था। जब उसकी नजर जियाओ यान की छाती पर टियर 2 कीमियागर बैच पर पड़ी तो उसकी आंखें और भी चमक उठीं। वो जल्दी से खड़ा हुआ और जियाओ यान को चापलूसी भरी नजरों से देखा। सर, आपको क्या चाहिए? जियाओ यान को रॉक काउंटर के सामने रुकते देख उस आदमी ने जल्दी से पूछा। जियाओ यान ने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी एक प्रशिक्षु कीमियागर हो? अपनी अंदरूनी और बाहरी बातों को समझे जाने के बाद उस आदमी ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। जियाओ यान के युवा चेहरे को देखते हुए उसे कुछ ईर्ष्या हुई।
एक कड़वी मुस्कान के साथ उसने कहा, हाँ, दवा को परिष्कृत करने की मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है। इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद मैं अभी भी कीमियागर प्रशिक्षु अवस्था में हूं। जियाओ यान लापरवाही से मुस्कुराया। जैसे ही उसने इस आदमी को देखा, जिसकी उम्र मध्यम आयु वर्ग की लग रही थी, जियाओ यान को अपने दिल में कुछ हद तक छू गया। याओ लाओ के समर्थन के साथ उसने कीमियागर पथ पर बहुत ही सहज समय बिताया। उसे लगभग कभी कोई बड़ी बाधा नहीं मिली थी। अपने पूर्ववर्ती के अनुभव के साथ उसने बहुत कम चक्कर लगाए थे। अब जब उसने इस व्यक्ति को अपने सामने देखा था, तो जियाओ यान को आखिरकार समझ में आ गया कि एक कीमियागर के रूप में आगे बढ़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उस आदमी की ईर्ष्या भरी निगाहों को स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए जियाओ यान का दिल खुश हो गया और उसने आह भरी। उसने अपना सिर नीचे किया और रॉक काउंटर पर हाथ फेरा। जेड की बोतलों में संग्रहित कुछ औषधीय तत्व थोड़े मुरझाए हुए थे। वे स्वाभाविक रूप से जियाओ यान की समझदार आंखों को संतुष्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने उन्हें स्वचालित रूप से छोड़ दिया। उसका हाथ धीरे धीरे रॉक काउंटर पर एक एक करके चीजों के साथ आगे बढ़ा। अंत में दुबले पतले आदमी की कुछ हद तक निराश निगाहों के नीचे ये काले रंग के टूटे हुए जेड के टुकड़े के ऊपर रुक गया, जो बेहद बदसूरत लग रहा था। जियाओ यान की नजर इस काले रंग के टूटे हुए जेड के टुकड़े पर आलस से टिकी हुई थी। उसने बेतरतीब ढंग से उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके हाथ में आया जेड का टुकड़ा चिकना नहीं था। इसके बजाय ये छोटे छोटे दानों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सामग्री बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जेड के टुकड़े पर कुछ हल्की दरारें थी। अंतराल के बीच कुछ मिट्टी के दाग भी थे। जैसे ही वो जेड के टुकड़े से खेल रहा था, जियाओ यान की भौहें आपस में जुड़ गई। अपनी इंद्रियों से उसे लगा कि ये चीज कुछ अजीब है। हालांकि वो ये नहीं बता पा रहा था कि ये कहाँ अजीब है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने इसके चारों ओर खोजबीन की, लेकिन कोई गतिविधि नहीं मिली और न ही उसे कोई जानकारी मिली। मुझे मत बताओ कि मैंने गलत महसूस किया है। जियाओ यान ने अपने दिल में अनिश्चितता से बुदबुदाया। उसकी उंगली धीरे धीरे जेड के टुकड़े को काटती चली गई। वो इसे नीचे रखना चाहता था, फिर भी उसकी हथेली इसे एक तरफ नहीं फेंक पा रही थी। काफी देर बाद उसने अजहाय होकर अपना सिर हिलाया और उस आदमी को देखा जो उसे उत्सुकता से घूर रहा था। उसके हाथ ने बेतरतीब ढंग से कुछ औषधीय तत्व चुने जो मुश्किल से स्वीकार्य लग रहे थे। जिसके बाद उसने युवक की ओर हाथ हिलाया, मुस्कुराया और पूछा, क्या आप वस्तुओं के बदले में उन्हें बेचना चाहते हैं? ग्रैंड मास्टर, मैं उन्हें टियर 3 औषधीय गोली के बदले में लेना चाहता हूं। यह सुनकर युवक का उत्साह बढ़ गया। तुरंत वो बोलते समय अजीब तरह से मुस्कुराया। वो अपने दिल में जानता था कि ये औषधीय तत्व टियर 3 औषधीय गोली के लायक नहीं थे। जियाओ यान ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। उसने अपने हाथों में मौजूद चीजों को स्टोरेज रिंग में रख दिया, जिसके बाद उसने आसानी से एक बोतल निकाली जिसमें केवल 3 एनर्जी रिकवरी पिल्स थी। उसने उसे उस आदमी की ओर फेंका और कहा, ये टियर 3 औषधीय गोलियां हैं, एनर्जी रिकवरी पिल। ये जल्दी से खत्म हो चुके डू क्यूई को ठीक कर सकती है। चूंकि ये ज्यादा आम खपत वाली औषधीय गोली थी, इसलिए मैं तुम्हें इनमें से 3 दूंगा। वो आदमी बोतल लेने के लिए दौड़ा। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी दिखाई दी जिसे छिपाना मुश्किल था। 3 एनर्जी रिकवरी पिल्स। अगर कोई इसकी कीमत के बारे में बात करे तो ये 40,000 सोने के सिक्कों से कम नहीं होगी। इस तरह से गिनने पर उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तुरंत उसने जल्दी से अपना शरीर जियाओ यान की ओर झुकाया, जो पहले से ही चल रहा था, और झुक गया। जियाओ यान इस क्षेत्र में काउंटर से बाहर निकल गया और पूर्वी क्षेत्र से बाहर चला गया। उसकी उंगली स्टोरेज रिंग पर रगड़ गई और काले रंग का टूटा हुआ जेड का टुकड़ा एक बार फिर उसकी हथेली में दिखाई दिया।
उसने भौहें सिकोड़ी और अपने हाथ में लेकर उससे खेला। एक पल बाद उसे अभी भी कुछ पता नहीं था और वो उसे पकड़े हुए केवल निराश होकर आहें भर सकता था। हॉल के बीच में खड़े जियाओ यान को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने चारों ओर देख रहा था। उसने एक नाजुक और सुंदर महिला को खींचने से पहले एक पल के लिए सोचा, जो एक महिला नौकर लग रही थी, और उसने धीरे से ब्लैक रॉक सिटी में अल्केमिस्ट एसोसिएशन शाखा के प्रमुख के पद के बारे में पूछा। हालांकि ये महिला नौकरानी, जो किसी काम में व्यस्त लग रही थी, अचानक रोके जाने पर कुछ नाराज थी, लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत कुछ सम्मान प्रकट हुआ जब उसने जियाओ यान की छाती पर टियर 2 कीमियागर बैज देखा। उसकी नाजुक उंगली पश्चिमी क्षेत्र की ओर इशारा करती है, जहां मानव प्रवाह बेहद कम था। एक कोमल आवाज में उसने कहा, वो जगह वो क्षेत्र है जहां जिया मा साम्राज्य में विभिन्न कीमियागर एसोसिएशन शाखाओं के प्रमुख हैं। हालांकि केवल टियर 3 और उससे ऊपर के कीमियागर ही प्रवेश करने की योग्यता रखते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ यान ने धन्यवाद कहा, अपने पैर उठाए और शांत पश्चिमी क्षेत्र की ओर चल दिया। जब वो प्रवेश करने वाला था तो उसे प्रवेश द्वार पर 2 गार्डों ने रोक दिया। क्या मैं आपको ब्लैक रॉक सिटी के ग्रैंडमास्टर फ्रैंक या ईओ तुओं को यह बताने में मदद करने के लिए परेशान कर सकता हूं कि जियाओ यान उनसे मिलने आया है? गार्डों के 2 बर्फीले भावों को देखते हुए जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पहरेदारों की नजरें जियाओ यान की छाती पर लगे दूसरे दर्जे के कीमियागर बैच पर पड़ी और फिर उसके युवा चेहरे पर घूम गई। उनकी आंखों में काफी आश्चर्य था। इतनी कम उम्र में दूसरे दर्जे का कीमियागर बनना वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। तुरंत ही उनके चेहरों की ठंडक थोड़ी कम हो गई। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और उसे इंतजार करने के लिए कहने के बाद उनमें से एक पीछे हट गया और तेजी से कुछ सीढ़ियां चढ़ गया। जियाओ यान ने अपने हाथों को आस्तीन में डाला और प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। वो चुपचाप इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए था। पहरेदार के सीढ़ियों पर चढ़ने के कुछ ही देर बाद तेजी से कदमों की आवाज सुनाई दी। एक पल बाद जियाओ यान की नजर में सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसके चेहरे पर खुशी छा गई। बूढ़ा आदमी तेजी से प्रवेश द्वार पर आया। उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन वो व्यक्ति नहीं दिखा जिससे वो मिलना चाहता था। उसके चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई और वो भौहें सिकोड़ने लगा। उसने अपने बगल में खड़े पहरेदार का सामना किया और धीरे से डांटा, वो कहा है, मुझे मत बताओ कि उसे तुम लोगों ने निकाल दिया था। ग्रैंड मास्टर एओटॉ। बूढ़े आदमी की फटकार सुनकर जियो यान मुस्कुराया और चिल्लाया, तुम। कुछ हद तक जानी पहचानी आवाज सुनकर एओतुओ उलझन में पड़ गया। उसकी निगाहें उसके सामने खड़े इस युवा अजनबी पर संदेह भरी नजर से टिकी थी। काफी देर बाद उसने आखिरकार स्तब्ध स्वर में कहा, जियाओ यान, तुमने खुद को इस तरह क्यों बदल लिया? जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से एओतुओ से कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यहां बहुत सी आंखें देख रही हैं। ओह, मेरे पीछे आओ। ये सुनकर एओतुओ ने संकेत समझ लिया और सिर हिलाया। उसने अपना सिर घुमाया और दोनों पहरेदारों से उग्रता से कहा, तुम दोनों ने कुछ नहीं सुना। क्या तुम समझे? एओतुओ के उग्र और क्रूर तरीके को देखकर दोनों ठंडे चेहरे वाले पहरेदारों ने कड़वाहट से मुस्कुराया। तुरंत उन्होंने समझदारी से अपना सिर हिलाया। इतने सालों तक पहरेदार रहने के बाद वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि क्या वर्जित है। एओतुओ की इस हरकत से जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। एओतुओ वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जो ब्लैक रॉक सिटी में अल्केमिस्ट एसोसिएशन शाखा का उपाध्यक्ष बन सकता था। जब वो कुछ करता था तो वो सुनिश्चित करता था कि वो वाटर टाइट हो। एओडू के पीछे पीछे जियाओ यान धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जब उनके आसपास लोगों की आवाजाही कम हो गई, तभी एओतुओ ने धीरे से पूछा, जियाओ यान, तुमने खुद को इस तरह क्यों बदल लिया? मुझे मत बताओ कि तुमने किसी को नाराज किया है। मुझे इसके बारे में बताओ।
इस जिया मा साम्राज्य के पवित्र शहर में मेरे एओतुओ के शब्दों का कुछ वजन है। धन्यवाद ग्रैंडमास्टर एओतुओ। ये सिर्फ एक निजी मामला है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी पहचान पहचाने। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और एओतुओ के अच्छे इरादे को अस्वीकार कर दिया। तो ये ऐसा है? फिर ये तुम्हारे ऊपर है। जियाओ यान के अस्वीकार करने के इरादे को सुनकर एओतुओ ने जोर नहीं दिया। उसकी बूढ़ी और तीखी नजर धीरे धीरे जियाओ यान पर घूम गई। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज में एक ऐसा झटका था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। क्या बढ़िया छोटा लड़का है। 1 साल तक तुम्हें न देखने के बाद तुम्हारी ताकत वाकई बढ़ गई है। वर्तमान में तुम्हारे पास कम से कम 5 सितारा डूशी की ताकत होनी चाहिए, है ना? मैं सिर्फ किस्मत वाला था। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अस्कचका, क्या बढ़िया छोटा लड़का है। इस तरह की प्रतिभा वाकई सभी को चौंका देती है। मुझे आश्चर्य है कि किस बूढ़े को इतना अच्छा छात्र मिलने का सौभाग्य मिला। एओतुओ ने लगातार प्रशंसा करते हुए कहा। उसका चेहरा ईर्ष्या से भर गया। जियाओ यान मुस्कुराया, लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं बोला। उसके कदम एक आरामदायक गति से आगे बढ़े, क्योंकि वो एओतुओ के समानांतर आगे बढ़ रहा था। टीएल, चीन में किसी के समानांतर चलना बहुत बड़ी बात है। हम पहुंच गए हैं। उनके कदम कुछ आलीशान बड़े कमरों से गुजरे और आखिरकार एक विशाल कमरे के बाहर रुक गए। जब एओतुओ ने अंदर से डांटने वाली आवाज सुनी तो वो मुस्कुराया और जियाओ यान से कहा, ये वो बूढ़ा आदमी फ्रैंक है जो उस लड़की जू मेई को डांट रहा है। उस लड़की ने वास्तव में उसके टीयर 4 औषधीय फॉर्मूले का इस्तेमाल पीच ब्लॉसम फ्लेम सीड के बदले में किया था। इससे उसे बहुत दर्द हुआ। यह सुनकर जियाओ यान अवाक रह गया और वो अनजाने में हंस पड़ा। उसे पहले से ही पता था कि एक बार जू मेई के वापस आने पर उसे जरूर बहुत डांट पड़ेगी। टीयर 4 औषधीय फॉर्मूला कोई साधारण चीज नहीं थी। जियाओ यान ने इस विशाल कमरे में कदम रखा। उसकी नजर कमरे के बीच में जाकर रुकी। वहां फ्रैंक, जिसने कीमियागर का लंबा लबादा पहना हुआ था, अपनी लार को हर जगह उड़ा रहा था। उसका बूढ़ा चेहरा हरा हो गया था क्योंकि उसने गुस्से में मेज पटक दी थी। उसके सामने जू मेई के हाथ अभी भी लोटस ब्लॉसम फ्लेम सीड पकड़े हुए थे, जबकि वह चुप रही और फ्रैंक को गुस्से में डांटने दिया। मेज के दूसरे कोने पर लाल रंग के कपड़े पहने एक महिला जू मेई को घूर रही थी, जिसे डांटा जा रहा था। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने तेजी से अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई। उसकी नजर एओतुओ के पीछे जियाओ यान के शरीर पर पड़ी। तुरंत उसने अपने मुंह के कोने से बुदबुदाया और कहा, गुरुजी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने आपसे खुद नीचे जाकर उसे लेने के लिए कहा था? उसका चेहरा कितना बड़ा है। उसकी आवाज सुनकर फ्रैंक, जो एक बड़ी फटकार लगा रहा था, तुरंत रुक गया। उसकी नजर जियाओ यान पर गई और आश्चर्य से बोला, बूढ़े एओ, ये कौन है? उसके व्यवहार को देखकर वे स्पष्ट रूप से इस बात से अनजान थे कि गार्ड ने उन्हें सूचित करने से पहले कौन आ रहा था। असंख्य आश्चर्यचकित नजरों को देखकर जियाओ यान ने अपनी गर्दन के आसपास के क्षेत्र को छुआ और आगे बढ़ा। एक पल बाद उसने मुखौटा नीचे खींच लिया, जिससे उसका नाजुक और सुंदर चेहरा दिखाई दिया, जिसका रंग गोरा था। ग्रैंड मास्टर फ्रैंक, 1 साल तक आपको न देखने के बाद आप अपनी बुढ़ापे में और भी मजबूत हो रहे हैं। जियाओ यान ने बर्फ के रेशम के आटे को अपने स्टोरेज रिंग में वापस रख दिया और फ्रैंक से मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ यान, ये वास्तव में तुम हो, छोटे दोस्त। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। 1 साल पहले की तुलना में कम कोमलता वाले चेहरे को देखते हुए फ्रैंक दंग रह गया और फिर उसने तुरंत बड़ी खुशी के साथ कहा। जियाओ यान मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जू मेई को देखा, जो अपनी चांदी के रंग की पोशाक में आकर्षक और चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसने भी अपनी उत्सुक नजर उस पर घुमाई थी।
जैसे ही उनकी नजरें मिली, वे एक दूसरे को विनम्रता से मुस्कुराए। ग्रैंडमास्टर फ्रैंक, इस तरह की पीच ब्लॉसम फ्लेम को एक मजबूत लॉ नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह निस्संदेह एक साधारण लॉ की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, जिसे डू क्यूई से उत्प्रेरित किया गया था। इसके अलावा इस तरह की लॉ अन्य लपटों की तुलना में कम उन्मत्त है। इसके बजाय ये अधिक महीन और चिकनी है। ये औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग करने के लिए काफी उपयुक्त है। हालांकि एक टियर 4 औषधीय सूत्र अत्यंत मूल्यवान है। ग्रैंडमास्टर ने इसे पहले ही पढ़ लिया होगा। अपनी क्षमता के साथ यदि आप कुछ समय बिताते हैं तो आपको एक और प्रति तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। जियाओ यान मुस्कुराया और फ्रैंक से कहा, क्योंकि उसने जू मेई के हाथ में गुलाबी रंग की लौ के बीज को देखा। ये एकमात्र चीज है जो मैं कर सकता हूं। लेकिन कम से कम आधे साल के बिना फिर से एक और टियर 4 औषधीय सूत्र तैयार करना असंभव है। उस चीज को बनाना बहुत परेशानी भरा है। फ्रैंक ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और आखिरकार अपनी डांटना बंद कर दिया, ये देखकर कि उसके शिक्षक ने उसे डांटना बंद कर दिया है। जू मेई ने भी राहत की सांस ली। उसने जियाओ यान का सामना किया और कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराई। उसका बर्फीला सुंदर चेहरा और भी अधिक भावुक लग रहा था। तुमने वास्तव में जू मेई की ओर से हस्तक्षेप किया? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? जू मेई की दुश्मन होने के नाते लिन फेई स्वाभाविक रूप से उसे इस तरह से भागते हुए देखकर खुश नहीं थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी। उसने अपने हाथों से अपनी कमर पकड़ ली और जियाओ यान के नाजुक और सुंदर चेहरे को घूरने लगी। उसका दिल बेवजह चुपचाप खुद से बुदबुदाया, ये लड़का पहले से भी बेहतर क्यों लग रहा है? जियाओ यान लिन फेई के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था, जो एक मादा बिल्ली की तरह थी। उसकी निगाहें उसके नाजुक और सुंदर चेहरे को तब तक घूरती रही जब तक कि उसका चेहरा लाल रंग से भर नहीं गया। तभी वो जोर से हंसा और अपनी निगाहें दूसरी तरफ घुमा ली, जिससे लिन फेई अपने लाल चेहरे के साथ उसी जगह पर खड़ी रह गई और गुस्से में अपने छोटे पैरों को पटकने लगी। के जियाओ यान, जियामा स्केट सिटी में तुम्हारे आने का कारण अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग होना चाहिए, है ना? लिन फेई को एक तरफ खींचकर एओतुओ एक कुर्सी पर बैठ गया और हंसने लगा। एओतुओ की ये बातें सुनकर बगल में खड़े फ्रैंक की आंखें भी चमक उठीं। उसने जल्दी से अपनी निगाहें जियाओ यान की तरफ घुमाई। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस छोटे से साथी में किस तरह की उत्कृष्ट शोधन प्रतिभा है। अगर वो अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेना चाहता तो वो चैंपियन बनने के लिए लोकप्रिय विकल्प होता। जियाओ यान मुस्कुराया और धीरे से अपनी उंगली मेज पर थपथपाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने से मुझे क्या लाभ होगा? मुझे ये मत बताओ कि ये केवल प्रसिद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए है। मुझे वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह! ये सुनकर एओतुओ और फ्रैंक के होश उड़ गए। उन्होंने स्तब्ध स्वर में कहा, यदि आप अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में अलग दिखने में सक्षम हैं, तो आपका भविष्य वास्तव में अच्छा होगा। जब वो समय आएगा तो कई अज्ञात ताकतें आपको अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगी और जियामा साम्राज्य में आपकी प्रतिष्ठा और स्थिति तेजी से बढ़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि पिल्किंग गुहे उस समय इसी तरह से प्रसिद्ध हुए थे। मुझे खेद है, मुझे शामिल होना और किसी ताकत पर निर्भर रहना पसंद नहीं है। जियो यान ने अपना सिर हिलाया और अपनी सुस्त कमर को तान दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कृपया मुझे बताएं कि किस तरह के पर्याप्त लाभ है। अरे, क्या तुम थोड़ी ज्यादा यथार्थवादी नहीं हो? कोने में लिन फी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और झुंझलाहट से कहा, जब उसने जियो यान को इतना स्पष्टवादी होते सुना। जियो यान ने अपना हाथ हिलाया और उसे अनदेखा कर दिया। तुम छोटे आदमी वास्तव में तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक तुम अपने लक्ष्य की पहचान नहीं कर लेते। एओतुओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए फ्रैंक के साथ नजरें बदली। उसने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, नियमों के अनुसार
प्रत्येक सीजन के अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग चैंपियन अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मानद एल्डर बन जाएंगे और समान ग्रेड के अन्य एल्डर्स के समान कल्याण और अधिकार का आनंद लेंगे। उस समय आप जिया मा साम्राज्य में किसी भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन शाखा में अपने अधिकार के भीतर सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त आप एसोसिएशन के गोदाम में दुर्लभ औषधीय सामग्री के आदान प्रदान में प्राथमिकता प्राप्त कर सकेंगे। ओ ठीक है, पूरे जिया मा साम्राज्य में ऐसे उपचार का आनंद लेने की योग्यता रखने वाले लोगों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। जब तक आप अल्केमिस्ट एसोसिएशन के मानद एल्डर बन जाते हैं, तब तक कोई भी ताकत आपको छूने से पहले सावधानी से सोचेगी। याद रखें, ये कोई भी ताकत है जिसमें राजघराने और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय शामिल है। हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पास ये कहने की योग्यता है। जियाओ यान की उंगली जो मेज की सतह पर टैप कर रही थी, अचानक रुक गई। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया और उसकी आंखों में चमक चमक उठी। एओ तुओ के इतना कहने के बाद जियाओ यान का दिल धीरे धीरे थोड़ा हिल गया था। वो जानता था कि वो जल्द या बाद में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के विरोध में खड़ा होगा। ऐसे समय में अगर उसके पास इस ताकत का समर्थन होता जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकता है, तो ये स्वाभाविक रूप से उसे बहुत परेशानी से बचाने में मदद करेगा। ये देखकर कि जियाओ यान स्पष्ट रूप से कुछ हद तक दिलचस्पी रखता था, एओ तुओ ने अपने दिल में थोड़ी आह भरी। उसने मुस्कुराया और आखिरी प्रलोभन दिया। इसके अलावा इस सीजन के चैंपियन के लिए इनाम एक टियर 6 औषधीय गोली के लिए एक औषधीय सूत्र होगा। टियर 6 औषधीय गोली के लिए एक औषधीय सूत्र। जियाओ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने धीरे से ठंडी हवा की सांस ली। इस स्तर के औषधीय सूत्र की कीमत डी क्लास दूत तकनीक से कम नहीं होगी। किस तरह का औषधीय सूत्र? इसका क्या उपयोग है? जियाओ यान ने सावधानी से पूछा। हालांकि टियर 6 औषधीय सूत्र दुर्लभ था, लेकिन औषधीय गोली के प्रभाव पर विचार करना भी आवश्यक था। पिछली बार हाईबोर्ड डोंग की ब्रेकिंग एडवर्सिटी पिल को लें। यह थोड़ा अपरंपरागत औषधीय सूत्र से संबंधित था और इसका मूल्य टियर 5 औषधीय सूत्र के समान ही है। थॉइंग स्पिरिट पिल एक प्रकार की औषधीय गोली जो आत्मा और भौतिक शरीर को एक साथ मिला सकती है। इसका औषधीय प्रभाव थोड़ा अपरंपरागत है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर के लिए ये एक आदर्श संत जैसी दवा है। ये न केवल आत्मा को तेजी से ठीक कर सकती है, बल्कि ये आत्मा को हुए सभी नुकसानों को पूरी तरह से ठीक करने में भी सक्षम है। आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना। जियाओ यान इन 2 प्रमुख वाक्यांशों को समझते हुए बेहद संवेदनशील था। उसका दिल धीरे धीरे जोर से धड़क रहा था। बेटे, इस थॉइंग स्पिरिट पिल के औषधीय सूत्र पर अपना हाथ रखो और मैं भविष्य में तुम्हें नहीं मारूंगा। जैसे ही जियाओ यान इन 2 भरपूर स्थितियों से प्रभावित हुआ, उसके हाथ जो आस्तीन में थे अचानक ठंडे हो गए। एक कमजोर आध्यात्मिक संदेश जो कुछ मोहक स्वाद लेकर आया था, उसके दिमाग में प्रसारित हुआ। मोहक आवाज के अचानक प्रकट होने से जियाओ यान ने अचानक अपनी आस्तीन में अपनी मुट्ठियां कस ली। एक ठंडी हवा ने तेजी से उसके सीने को ढक लिया, जिससे उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने आवाज के मालिक को पहचान लिया। ये चौंकाने वाली बात थी कि ये रानी मेडुसा की थी, जो स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर के भीतर छिपी हुई थी। कमजोर, मनमोहक आवाज जियाओ यान के दिमाग में गूंज उठी, जिससे उसके शरीर में बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। उसकी आस्तीन में हाथ बिना किसी की नजर में आए थोड़ा कांपने लगा। जियाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी और चौंकने वाले भाव को अपने चेहरे पर आने से रोकने की पूरी कोशिश की। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। काफी देर बाद वो धीरे धीरे शांत हुआ और उसने अपने दिल में शांति से पूछा, क्या तुम्हें औषधीय फार्मूला चाहिए? हालांकि शब्दों के बाद सभी चुप हो गए। रानी मेडुसा ने कोई जवाब नहीं दिया। जियाओ यान ने धीरे से भौहें सिकोड़ी।
उसने एक बार फिर अपने दिल में 2 बार चिल्लाया। हालांकि यह समुद्र में डूबती चट्टान की तरह था। कुछ बार इस तरह कोशिश करने के बाद वो हार मानने का विकल्प ही चुन सकता था। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी और मेज की सतह पर फड़फड़ा रही थी, क्योंकि उसके दिल में एक विचार घूमने लगा था। पिघलने वाली आत्मा की गोली का प्रभाव आत्मा और भौतिक शरीर को एक साथ मिलाना था। रानी मेडुसा के इतने चिंतित होने का कारण स्वाभाविक रूप से उसके और स्वर्ग निगलने वाले अजगर के कारण था। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में जियाओ यान को स्पष्ट था। हालांकि अगर रानी मेडुसा को वास्तव में पिघलने वाली आत्मा की गोली प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, तो क्या वो स्वर्ग निगलने वाले अजगर के शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाएगी जब वो समय आएगा? शायद याओ लाओ की सुरक्षा के साथ ही जियाओ यान के पास डू जोंग श्रेणी के दिग्गज मजबूत व्यक्ति से बचने का कुछ मौका हो सकता है। हालांकि उसने कहा कि वो उसे नहीं मारेगी, फिर भी जियाओ यान ने उस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि अगर जियाओ यान ने रानी मेडुसा के अनुरोध का पालन नहीं किया, तो उसके साथ उसका रिश्ता और भी खराब हो सकता है। शुरुआती समय के दौरान स्वर्ग निगलने वाला अजगर रानी मेडुसा को दबाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन जियाओ यान ने नहीं सोचा था कि ये उसे हमेशा के लिए दबा सकता है। एक बार जब रानी मेडुसा भविष्य में फिर से प्रकट होती है, तो जियाओ यान की स्थिति वास्तव में बेहद भयानक होगी। क्या उसे सहमत होना चाहिए या असहमत होना चाहिए? जियाओ यान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और अपनी उंगली से अपने माथे को तकलीफ में रगड़ा। वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसकी उंगली मेज की सतह पर टैप हुई। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने एओ टुओ को देखा। एक आह भरते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं भाग लूंगा। चाहे जो भी हुआ हो, वो पहले सिर्फ औषधीय फॉर्मूला ही पा सका। एक बार जब उसके पास औषधीय फॉर्मूला आ गया, तो अगला कदम स्वाभाविक रूप से औषधीय गोली को परिष्कृत करना था। इस शोधन मार्ग को पूरी तरह से जियाओ यान पर निर्भर होना था। इसलिए जियाओ यान के पास समय आने पर रानी मेडुसा से बात करने के लिए पूंजी होगी। जियाओ यान रानी मेडुसा से कुछ ऐसी शर्तें हासिल कर सकता है जो गोली को परिष्कृत करने के इस बिंदु का उपयोग करके उसके लिए फायदेमंद होंगी। ईमानदारी से कहें तो जियाओ यान इस व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था, जो जागते ही पौराणिक डू जोंग वर्ग का एक मजबूत व्यक्ति बन जाएगा। अगर उसे अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने का मौका मिलता, तो वो स्वाभाविक रूप से इसे लेने के लिए बेहद इच्छुक होता। जियाओ यान की सहमति सुनकर एओ तुओ और फ्रैंक ने राहत की सांस ली। जियाओ यान ने उनकी शाखा में पंजीकरण कराया था। अगर वे उसे अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में शामिल होने के दौरान ब्लैक रॉक सिटी शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए ले जाते, तो यह स्वाभाविक रूप से उनकी शाखा के लिए गौरव की बात होती। उस स्थिति में उन्हें अगले साल शाखाओं के लिए प्रदर्शन रैंकिंग में बहुत बड़ी उन्नति मिलेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, जियाओ यान ने अचानक कहा, जब उसने उन 2 लोगों का सामना किया जो मुस्कुरा रहे थे। ओ, तुम हमें क्यों नहीं बताते? ये सुनकर एओ तुओ और फ्रैंक आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने तुरंत और अधिक मुस्कुराते हुए कहा, किसी कारण से मैं ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने के लिए उस रूप का उपयोग करूंगा जिसे आपने पहले देखा है। मैं आप दोनों को परेशान करना चाहता हूं कि मेरा प्रतिभागी नाम पुराने जियाओ यान से यान जियाओ में बदल दिया जाए। क्या यह संभव है? जियाओ यान ने अपना चेहरा रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, अगर तुम भाग ले रहे हो तो बस भाग लो। तुम ये सब गंदी बातें क्यों कर रहे हो? एक तरफ लिंगफी ने अपने गाल पकड़े, जियाओ यान की तरफ आंखें घुमाई और मुड़े हुए होठों से बोली। जियाओ यान मुस्कुराया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस इयो तुओ और फ्रैंक को अपनी आंखों से घूरता रहा, उनके जवाब का इंतजार करता रहा। अपना नाम बदलना एक छोटी सी समस्या है। एओ तुओ ने अपना सिर हिलाया। उसने जियाओ यान को देखा और कहा, लगता है कि तुम किसी मुसीबत में पड़ गए हो।
अगर तुम्हें कुछ ऐसा है जिसमें हमारी मदद की जरूरत है तो तुम हमें बता सकते हो। अगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वो इस विषय में उलझना नहीं चाहता था। इसके बजाय उसने कहा, लेकिन तुम सभी को मुझ पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जियामा साम्राज्य इतना बड़ा है कि इसमें कई अज्ञात लोग अपने महान कौशल छिपाए हुए हैं। जूनियर पीढ़ी के किसी व्यक्ति के रूप में मैं कहूंगा कि मैं भाग्यशाली हूं अगर मैं मुश्किल से फाइनल में पहुंच पाया। उस समय जब गुहे ने ग्रैंड मीटिंग में भाग लिया था तो वो टियर 4 कीमियागर था। मैं तो बस एक दूसरे दर्जे का कीमियागर हूं। अगर मैं वहां खड़ा हूं तो शायद मैं थोड़ा घटिया दिखूं। जियाओ यान की बातें सुनकर एओ तुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस समय जब गुहे ने अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लिया था तब वो लगभग 30 वर्ष का था। अब तुम कितने साल के हो? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें पहले स्थान के लिए लड़ने के लिए कह रहे हैं। वो स्थान वास्तव में बहुत कठिन है। मुझे जो पता है उसके अनुसार इस बार सबसे भारी समूह उस स्थान के लिए लालच कर रहे हैं। जब वो समय आएगा जब तक तुम शीर्ष 10 में प्रवेश करते हो, ये स्वाभाविक रूप से कई लोगों को चौंका देगा। ग्रैंड मीटिंग में आयु सीमा नहीं होती है? जियाओ यान ने आश्चर्य से पूछा। यदि कोई आयु सीमा नहीं होती तो युवा पीढ़ी में से कौन उन पुराने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था जिन्होंने भाग लिया था? के स्वाभाविक रूप से एक सीमा होती है। ये ग्रैंड मीटिंग केवल 30 वर्ष से कम आयु के अल्केमिस्ट के लिए खुली है। उस समय गुहे मुश्किल से आवश्यकता को पूरा कर पाता था क्योंकि वो लगभग 30 वर्ष का था। इसलिए उसे अनुभव के मामले में काफी लाभ हुआ। हालांकि उस साथी की प्रशिक्षण प्रतिभा वास्तव में अल्केमिस्ट में शायद ही कभी देखी गई थी। उसकी ज्वाला को नियंत्रित करने की क्षमता ने पूरे दर्शकों को चकित कर दिया। वो वास्तव में उस सीजन की अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग के दौरान सबसे चमकदार सितारा था। फ्रैंक ने अपनी जीभ चटकाई और प्रशंसा की। उन्होंने याद किया कि कैसे गुहे, जो उस समय अभी भी एक युवा व्यक्ति था, ने ऊर्जावान रूप से एक नियंत्रित ज्वाला दावत का प्रदर्शन किया जिसे सही कहा जा सकता था। गुहे तब जिया मां पवित्र शहर में अनगिनत युवा महिलाओं के दिलों की प्रशंसा का विषय बन गया था। जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ग्रैंड मीटिंग कब शुरू होगी? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद मैं तुम्हें खोजने के लिए यहां आऊंगा। मैं ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को निपटाने के लिए तुम दोनों ग्रैंड मास्टर्स को परेशान करूंगा। हां, इस अवधि के दौरान हम यहां रहेंगे। यदि आपको कोई समस्या है तो हमें खोजने के लिए आना याद रखें। फ्रैंक ने सिर हिलाया और याद दिलाते हुए मुस्कुराया। जियाओ यान मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उसने कमरे में मौजूद 4 लोगों को प्रणाम किया, जिसके बाद उसने अपने चेहरे को बर्फीले रेशमी मास्क से ढक लिया और सीधे इस विशाल कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे के पीछे धीरे धीरे गायब हो रही पीठ को देखते हुए फ्रैंक ने आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो छोटा सा साथी शीर्ष 10 में अपना रास्ता बना सकता है। पिछले सीजन में शीर्ष 10 प्रतिभागी सभी टियर 3 कीमियागर थे। वो केवल टियर 2 पर लग रहा था, है ना? ऐसा लगता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए वो अगले अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में अच्छी तरह से सुर्खियों में आ सकता है। इस सीजन के लिए यह काफी मुश्किल लगता है। उन असामान्य साथियों को उनके शिक्षकों ने छोड़ दिया था। इस सीजन में एक भयंकर प्रतियोगिता होने वाली है। लिंगफी ने टेबल पर शराब के प्याले से खेलते हुए कहा, यह वास्तव में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जियाओ यान को नीचा मत देखो। 20 साल से भी कम उम्र में टियर 2 कीमियागर बनना, इस तरह की प्रशिक्षण प्रतिभा कुछ ऐसी है जिसकी तुलना गुहे भी उस समय नहीं कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कोई चमत्कार होना असंभव होगा। एओ तुओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अगर कोई चमत्कार हुआ
तो हमारे ब्लैक रॉक सिटी की अल्केमिस्ट एसोसिएशन शाखा की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से साम्राज्य को हिला देगी। हे, हम अगले साल मुख्यालय से अपने फंड के लिए एक अत्यधिक राशि भी मांग सकते हैं। फ्रैंक हंसा और वे दुर्लभ औषधीय तत्व। एओडू ने भयावह रूप से मुस्कुराया। ये दोनों बूढ़े लोग केवल अपने संघ की चीजों की परवाह करना जानते हैं। उन दोनों के भयावह मुस्कुराते हुए तरीके को देखकर लिन फी और जू मेई ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और चुपके से बुदबुदाया। ओह! जियाओ यान सीधे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बाहर चला गया। वो सड़क पर खड़ा था और सभी दिशाओं में देख रहा था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने अपने पैर उठाए और शहर के बीच में नालन कबीले की ओर चल दिया। आज का जहर निष्कासन सत्र अभी तक आयोजित नहीं किया गया था। यह पता लगाने के बाद कि कल जला देने वाला जहर वास्तव में उसके शरीर में था, जियाओ यान एक बार फिर पुष्टि करना चाहता था कि ये चीज वास्तव में आज उसके पास कैसे आई। अगर हर बार जब वो जहर बाहर निकालता तो उसके शरीर में जला देने वाला जहर बढ़ जाता, तो ये चीज थोड़ी। जियाओ यान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसके कदम इंसानों की भीड़ में चले गए और धीरे धीरे इंसानों की भीड़ में गायब हो गए। प्राइमर कबीले के मुख्यालय के प्रतीक्षा कक्ष में कई बूढ़े लोग, जिन्हें आमतौर पर शायद ही कभी देखा जाता था, अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए घबराए हुए थे। उन्होंने अपने बगल में बैठी युवा पीढ़ी की स्तब्ध आंखों को अनदेखा कर दिया, जबकि वे प्रतीक्षा कक्ष में नेता की सीट पर बैठे एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को सम्मानपूर्वक देख रहे थे। बूढ़े हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज भी तुम्हें देख पाऊंगा। उस समय जब तुम चले गए और कभी वापस नहीं आए, मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा जरा सा भी पता नहीं लगा पाए। नेता की सीट के नीचे एक खूबसूरत लबादा पहने हुए बूढ़े व्यक्ति ने कुछ हद तक उत्तेजित भाव से कहा, उस समय कुछ हुआ था, इसलिए मैं इतने सालों से अलगाव में रह रहा हूं। लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि अब सब ठीक है। नेता की सीट पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति चौंकाने वाला है बो डोंग था, जो कुछ समय पहले जियाओ यान से अलग हो गया था। वर्तमान में उसने एक गर्म चाय का प्याला पकड़ा हुआ था और वो उत्तेजित बूढ़े व्यक्ति की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव भी स्पष्ट रूप से पिघल गया जब उसने समझाया, तेंगशान, इतने सालों तक तुम्हें न देखने के बाद तुम भी एक डू वांग बन गए हो। तुमने प्राइमर कबीले का ये भारी बोझ बहुत अच्छे से उठाया है। भविष्य में तुम प्राइमर कबीले के प्रभारी बने रहोगे। फिलहाल मैं भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि मेरे लौटने की खबर महल में बूढ़े दानव को जल्द ही पता चल जाएगी। हाइबो डोंग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ, बूढ़े हाई का वापस लौट पाना स्वाभाविक रूप से प्राइमर कबीले की सबसे बड़ी खुशी की घटना है। बूढ़ा आदमी, जिसे टेंगशान के नाम से संबोधित किया जाता था, स्वाभाविक रूप से प्राइमर कबीले का प्रभारी था। साथ ही वो जिया मा साम्राज्य के 10 मजबूत लोगों में से एक प्राइमर टेंगशान भी था। हॉल में युवा पीढ़ी के काफी उत्कृष्ट लोग बैठे थे। वे प्राइमर कबीले के नए खून थे। जैसे ही उन्होंने प्रथम एल्डर को देखा, जो आमतौर पर गंभीर चेहरे वाला था और लोगों के साथ सख्ती से पेश आता था, ऐसे सम्मानजनक भाव प्रकट करते हुए उनके चेहरे पूरी तरह से उदास थे। उनके दिल बार बार इस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा रहे थे। हाइबो डोंग कुछ दशकों से प्राइमर कबीले में नहीं गया था और ये युवा पीढ़ी को उसके अस्तित्व को भूलने के लिए पर्याप्त था। लेओ, अपना गधा यहां ले आओ। प्राइमर टेंगशान ने अचानक अपना शरीर घुमाया और मानव भीड़ पर सख्ती से चिल्लाया। तुरंत एक घबराया हुआ दिखने वाला मानव आकृति जल्दी से बाहर निकल गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा और कांपती हुई आवाज में बोला, प्रथम एल्डर, बूढ़े हाई को अपमानित करने के लिए मुझे आपको कबीले से सीधे बाहर निकाल देना चाहिए। हालांकि कबीले के लिए आपकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए
मैं आपका बड़े पद हटा दूंगा और आपको हमारी शाखा का प्रबंधन करने के लिए एक सीमावर्ती शहर में नियुक्त करूंगा। अगले 3 वर्षों तक आपको मुख्यालय में लौटने की अनुमति नहीं है। प्राइमर टैंगशान ने उदासीन स्वर में कहा। यह सुनकर लेई ओ का चेहरा तुरंत धूल के रंग का हो गया। प्राइमर टैंगशान की कठोर आवाज के नीचे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। केवल लीडर की सीट पर बैठे हाइबो डोंग ने शांति से अपनी चाय पी। याफी कोने में एक कुर्सी पर बेचैनी से बैठी याफी की ओर अपनी नजर घुमाते हुए प्राइमर टैंगशान का स्वर धीरे धीरे नरम होता गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार आपने बहुत अच्छा किया है। भविष्य में आप प्राइमर मुख्यालय में नीलामी घर का औपचारिक रूप से प्रबंधन करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम एल्डर। आसपास की निगाहों को अनदेखा करते हुए जो अचानक गर्म हो गई थी, याफी ने बलपूर्वक शांत होने का नाटक किया और अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि उसकी आस्तीन के नीचे उसके हाथ कसकर बंद थे। बूढ़े हाई, हाँ, मुझे लगता है कि आपको कबीले में वापस आकर रहना चाहिए। तुम्हारा कमरा हमेशा साफ रहता है। हाइबो डोंग के सामने सजा और पुरस्कार देने के बाद प्राइमर टैंगशान ने अपना शरीर घुमाया और उसे उत्सुकता से देखा। हाइबो डोंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस छोटी सी अवधि के लिए ऐसा करने में असमर्थ हूं। एक समझौते के अनुसार मुझे एक छोटे से साथी के पीछे चलना है और कुछ समय के लिए अंगरक्षक बनना है। अंगरक्षक? यह सुनकर प्राइमर टैंगशान के चेहरे पर भाव बदल गए। अपने दिल में उसने कुछ संदेह के साथ कहा, जियाओ यान नाम का वह युवक वास्तव में ओल्ड हाई को खुद को नीचा दिखाने और अंगरक्षक बनने में सक्षम है? उसके पास इतनी बड़ी शक्ति की क्षमता कैसे हो सकती है? प्राइमर के कबीले की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता के साथ यह स्वाभाविक था कि प्राइमर टैंगशान को जियाओ यान के विवरण के बारे में काफी कुछ पता था। हालांकि यह केवल तब तक ही सीमित था जब जियाओ यान वो टैन शहर में रहता था। उसे कम मता को यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहां तक कि उस समय मुझे भी उसके हाथों कई बार हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह का व्यक्ति अपनी योग्यता को बहुत गहराई से छिपाता है। यदि आप उसके साथ दोस्त नहीं बन सकते तो आपको निश्चित रूप से उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अन्यथा मुझे डर है कि मुझे भी प्राइमर कबीले की रक्षा करने में कठिनाई होगी। हाइबो डोंग की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी जब उसने कहा, हर बार जब वर्तमान में वो एंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम को याद करता है जिसे जियाओ यान ने तब बनाया था, तो उसके दिल में डर पैदा हो जाता था। वो ताकत वास्तव में बहुत भयानक थी। हाइबो डोंग की दुर्लभ रूप से देखी गई गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर हॉल में मौजूद बुजुर्गों और प्राइमर टैंगशान के दिलों में अनायास ही निराशा उभर आई। पूर्व के चरित्र को जानते हुए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि पूरे जिया मां साम्राज्य में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे जो हाइबो डोंग द्वारा इस तरह से व्यवहार किए जाने की योग्यता रखते हों। वैसे वे लोग कुछ बूढ़े लोग हैं जो इतने बूढ़े होने के बावजूद मरना नहीं चाहते। वैसे जियाओ यान नाम का वह युवक 20 साल का भी नहीं था। बूढ़े हाई, आप निश्चिंत रहें कि मैं हमारे कबीले के सदस्यों को सख्त हिदायत दूंगा कि वे उससे दुश्मनी न रखें। प्राइमर टैंगशान ने गंभीरता से कहा और अपना सिर भारी हिलाया। इतने बड़े मामले के सामने वो अपनी मर्जी से कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हां, हाइबो डोंग ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर संभव हो तो उसे वो मदद देने की पूरी कोशिश करो जिसकी उसे जरूरत है। भविष्य में तुम आज लिए गए अपने फैसले पर खुश होगे। मुझे वापस लौटना है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम किसी से मुझे ढूंढवा सकते हो। तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं कहां रह रहा हूं। ये शब्द कहने के बाद हाइबो डोंग और नहीं रुका। वो सीधे हॉल से बाहर चला गया और धीरे धीरे सबकी नजरों से ओझल हो गया। गायब हो चुके हाइबो डोंग को देखते हुए प्राइमर टैंगशान ने राहत की सांस ली।
उसकी सख्त निगाहें हॉल में घूमी और फिर गहराई से कहा, आप सभी ने पहले ओल्ड हाई को स्पष्ट रूप से सुना है। बेहतर होगा कि आप जाकर जियाओ यान नामक उस युवक को न भड़काएं। अन्यथा ले ओ ही मिसाल है। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया। प्राइमर टेंगशान के गंभीर चेहरे को देखते हुए याफी ने अपने लाल होठों को सिकोड़ लिया। उसका दिल कांप उठा और वो कड़वी मुस्कान के साथ बुदबुदाई। किसने उम्मीद की होगी कि जिस युवक को 3 साल पहले अपंग कहा गया था, वो वर्तमान में साम्राज्य के 3 बड़े कबीलों में से एक प्राइमर कबीले से इतना डरता है। नालन यानरान, तुमने वाकई बहुत बड़ी गलती की है। विशाल कमरे में जियाओ यान ने उस जगह को देखा जहां उसकी उंगली ने नलन जी की पीठ को छुआ था और वो थोड़ा भौहें सिकोड़ रहा था। अपने पिछले अनुभव के साथ वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लौ में कुछ अज्ञात चीजें डाली गई थी, जो हरे रंग की लौ को वापस लेने के तुरंत बाद उसके शरीर में अवशोषित हो गई थी। जला देने वाले जहर का उत्परिवर्तन वास्तव में डरावना है। अपनी वर्तमान लौ नियंत्रण क्षमता के साथ भी मैं इसे पूरी तरह से भस्म करने में असमर्थ हूं। उफ, यह संभावना है कि केवल याओ लाओ की हड्डी को ठंडा करने वाली लौ ही इसे पूरी तरह से हटा सकती है। जियाओ यान ने धीरे से अपनी उंगली हटाई, अपना सिर हिलाया और अपने दिल में धीरे से आह भरी। हम इस जहर को हटाने के सत्र के लिए यहां रुकेंगे। कुछ और बार के बाद मुझे लगता है कि आपके शरीर में जहर पूरी तरह से निकल जाएगा। जियाओ यान ने अपनी उंगली को अपनी आस्तीन में वापस खींच लिया। फिर नलन जी को देखा, जिसकी अभिव्यक्ति पिछली बार से बहुत बेहतर थी, और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई यान जियाओ। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मेरे शरीर में जला देने वाला जहर धीरे धीरे कम हो रहा है। नालन जी ने अपने माथे पर पसीना पोंछा। हर बार जहर के बाहर निकलने पर होने वाला तीव्र दर्द बहुत थका देने वाला था, जैसे कि वो उसी वर्ग के किसी मजबूत व्यक्ति से युद्ध कर रहा हो। उसने अपना सिर घुमाया और जियाओ यान को धन्यवाद दिया, जिसके चेहरे पर थोड़ी थकान दिख रही थी। बस इतना है कि हम में से हर कोई वही पकड़ रहा है जो दूसरे को चाहिए। जियाओ यान ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। उसके दिमाग ने उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से को 2 बार स्कैन किया। उसने अपनी भौहों को और भी गहरा कर लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस जहर को निकालने के सत्र के बाद उसके शरीर में जला देने वाला जहर और भी ज्यादा घना हो गया था। आह, ये चीज! मुझे आश्चर्य है कि ये आशीर्वाद है या परेशानी। अच्छा होता अगर शिक्षक यहां होते। अपने बुढ़ापे के अनुभव के साथ मुझे ऐसे मामलों के बारे में आंख मूंद कर चिंता करने की जरूरत नहीं होती। जियाओ यान ने धीरे से आह भरी और अपने दिल में एक कड़वी मुस्कान के साथ ही बोल सका, हाँ, छोटे भाई यान जियाओ, पिछले 2 दिनों से तुम पर बहुत दबाव रहा होगा। अगर तुम्हें कोई औषधीय सामग्री या दूसरी चीज चाहिए तो तुम हमें बता सकते हो। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। बस हमारे नालन कबीले को जाने दो और इसे सुलझा लो। तुम्हें बस आराम करने की जरूरत है। नालन जी के चेहरे पर लालिमा देखकर नालन सू के चेहरे पर भी मुस्कान बढ़ गई। उसने 2 कदम आगे बढ़कर चेहरे पर मुस्कान के साथ जियाओ यान से कहा। यह सुनकर जियाओ यान एक पल के लिए झिझका। उसने आसानी से स्टोरेज रिंग से एक कागज और कलम निकाला, जिसके बाद उसने तेजी से कुछ दुर्लभ और कीमती औषधीय सामग्री लिखी, जो बाजार में बहुत कम देखने को मिलती थी। जिसके बाद उसने इसे नालन सू को सौंप दिया। चूंकि दूसरा पक्ष एक मोटी भेड़ थी, इसलिए उसे न मारना बेकार होगा। वैसे भी नालन कबीले की आर्थिक ताकत के हिसाब से यह थोड़ी सी राशि इतनी कम थी कि उनका दिल भी दुखा न सके। टीएल, मोटी भेड़, बहुत सारे संसाधन, वध, उदारतापूर्वक हिस्सा। नालन सू ने कागज लिया और उस पर एक नजर डाली। उस पर लगे बहुमूल्य औषधीय तत्वों के कारण उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने आवाज लगाई और एक महिला सेवक को उस पर लिखी बातों का पालन करने
और उन्हें कबीले के गोदाम से बाहर ले जाने के लिए कहा। पूरी प्रक्रिया के दौरान नालन सू की प्रतिक्रिया में जरा भी झिझक नहीं थी। वो दिखावटी तरीके से पेश आ रही थी। हाँ, छोटे भाई यान जियाओ, क्यों ना हम पहले लिविंग रूम में जाकर बैठ जाएं? आपको जो चीजें चाहिए वो तुरंत ला दी जाएंगी। ये देखकर कि महिला सेवक कमरे से बाहर निकल गई है, नालन जी, जिसने अपने कपड़े पहन लिए थे, मुस्कुराया और जियाओ यान से कहा, ठीक है। जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने सामने नालन जी और नालन सू का पीछा करने के लिए अपना पैर उठाया। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद वे तीनों एक शांत गलियारे से गुजरे और फिर आलीशान लिविंग रूम में चले गए। वे अभी अपनी सीट पर बैठे ही थे कि बगल में बैठी महिला सेवक ने जल्दी से उन्हें सुगंधित चाय परोसी, जिसके बाद उसने अपना शरीर झुकाया और पीछे हट गई। छोटे भाई यान जियाओ, मुझे लगता है कि इस बार राजधानी में आने का उद्देश्य अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेना होगा, है ना? नालन जी ने अपना चाय का प्याला उठाया, धीरे से घूंट लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ, के सभी शक्तिशाली लोग इस ग्रैंड मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। उसके बगल में बैठे नालन सू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां केवल मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आया हूं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की मेरी क्षमता नहीं है। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप वास्तव में विनम्र हैं। स्वर्गीय ज्वाला जैसी अनोखी चीज के मालिक होने के नाते आपके लिए अपनी भव्यता को प्रदर्शित न करना असंभव होगा। नालन जी ने अपना सिर हिलाया और तुरंत हंसे। ग्रैंड मीटिंग से पहले निश्चित रूप से कुछ अभ्यास की आवश्यकता है। अगर छोटे भाई यान जियाओ को किसी औषधीय सामग्री की आवश्यकता है तो आप बस मुझे बता सकते हैं। जब तक हमारे नलन कबीले के पास ये है, हम निश्चित रूप से कंजूस नहीं होंगे। तो तुम मुझे जल्दी से जीतना चाहते हो। जियाओ यान ने अपनी चाय पी, अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपने दिल में फुसफुसाया, एक कीमियागर जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला थे, वो ऐसी संभावनाएं थी जिनके बारे में नलन जी जैसे मजबूत व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट था। इसलिए जियाओ यान अब सिर्फ टियर 2 कीमियागर हो सकता है, लेकिन नलन जी ने अभी भी उसे जीतने के लिए अपना पूरा प्रयास किया था। जैसा कि कहावत है, दूसरों की चीजें खाने के बाद मुंह छोटा हो जाता है। अगर जियाओ यान ने वास्तव में वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और नलन कबीले से बेतरतीब ढंग से औषधीय सामग्री ले ली, तो जियाओ यान के लिए नलन जी को अस्वीकार करना आसान नहीं होगा। जब उसने जियाओ यान को भविष्य में नलन कबीले के लिए कीमियागर बनने के लिए आमंत्रित किया, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं आकर तुम दोनों को ढूंढ लूंगा। जियाओ यान ने उसे तुरंत अस्वीकार नहीं किया, हालांकि उसके अस्पष्ट शब्द भी सहमत नहीं थे। उम्र के साथ समझदार हो चुके व्यक्ति के रूप में नालन जी स्वाभाविक रूप से जियाओ यान के अस्पष्ट अर्थ को समझ सकते थे। वो मुस्कुराए और उनके चेहरे पर कोई निराश भाव नहीं था। मुस्कुराते हुए उन्होंने बातचीत के विषय को बदल दिया और जियाओ यान के बारे में कुछ अन्य जानकारी के बारे में बेतरतीब ढंग से पूछताछ करना शुरू कर दिया। हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि छोटे भाई यान जियाओ के शिक्षक कौन हैं? मैं जियामा साम्राज्य के आधे से अधिक प्रसिद्ध कीमियागरों को पहचानने में सक्षम हूं। हालांकि मैंने कभी नहीं सुना कि उनके किसी भी छात्र के पास इतनी कम उम्र में स्वर्गीय ज्वाला हो। शिक्षक को खुद को प्रकट करना पसंद नहीं है। वो अलगाव में रह रहे हैं। मेरे जाने से पहले उनके बुढ़ापे ने मुझे उनके बारे में कोई भी जानकारी न बताने का निर्देश दिया था। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि ये ऐसा ही है, इसलिए मैं आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। शब्द सुनकर नालन जी मुस्कुराए और सिर हिलाया। हालांकि उनके दिल ने बड़बड़ाया, दुनिया से छिपा हुआ एक मजबूत व्यक्ति। यान जियाओ की उम्र को देखते हुए उसके लिए अकेले स्वर्गीय ज्वाला पर लगाम लगाना स्वाभाविक रूप से असंभव है। मुझे लगता है कि उसके गुरु को इस मामले में काफी मदद करनी चाहिए थी। एक मजबूत व्यक्ति जो स्वर्गीय ज्वाला पर लगाम लगा सकता है,
उसे कम से कम एक डू हुआंग तो होना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि इस छोटे से साथी के पीछे की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर मैं उसे जीत सकता हूं तो बहुत सारे लाभ होंगे। जियाओ यान के सहज उत्तर के बाद समय धीरे धीरे बीतता गया। औषधीय सामग्री लेने गई महिला नौकरानी एक चांदी की प्लेट लेकर लिविंग रूम में मुड़ी हुई मुद्रा में चली गई। फिर उसने सम्मानपूर्वक प्लेट को जियाओ यान के बगल में टेबल पर रख दिया। चांदी की प्लेट पर पूरी तरह से संरक्षित औषधीय सामग्री को देखते हुए जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ऐसा लग रहा था कि नालन कबीले में काफी कुशल लोग थे जो अपनी औषधीय सामग्री की देखभाल करना जानते थे। जियाओ यान ने सावधानीपूर्वक औषधीय सामग्री को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया। प्रतीक्षा करने का इरादा न रखते हुए जियाओ यान ने और अधिक समय तक रुकना जारी नहीं रखा। तुरंत वो उठ खड़ा हुआ और बाकी दो को अलविदा कहा। है, चलो छोटे भाई यान जियाओ को विदा करते हैं। जियाओ यान को खड़ा देखकर नालन जी ने भी जल्दी से वैसा ही किया, जिसके बाद वो और नालन सू कंधे से कंधा मिलाकर लिविंग रूम से बाहर चले गए। कमरे से बाहर निकलने के बाद वे एक छोटे से रास्ते पर चले गए। नालन कबीले के सदस्य जो आ जा रहे थे, उन्होंने जल्दी से उनका अभिवादन किया। वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि वे तीनों चौंक कर एक दूसरे का सामना करने से पहले चले नहीं गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी उत्सुक और हैरान निगाहों को जियाओ यान पर फेंक दिया। पूरे जियामा साम्राज्य में 5 से ज्यादा लोग नहीं थे जो नालन कबीले के बूढ़े दादा और कबीले के मुखिया दोनों के लिए किसी को सम्मानपूर्वक विदा करने की योग्यता रखते थे। फिर भी ये युवा व्यक्ति जो केवल 20 साल का लग रहा था, वास्तव में इस तरह के सम्मानजनक व्यवहार का आनंद लेने की योग्यता रखता था। यात्रा के दौरान हैरान और अजीब निगाहों के बीच वे तीनों आखिरकार मुख्य द्वार पर पहुंच गए। जियाओ यान ने नालन जी और नालन सू की ओर थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। वो अभी जाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के कोने 2 मानव आकृतियों को देखकर दब गए जो धीरे धीरे नालन कबीले की ओर बढ़ रही थी। 2 मानव आकृतियों में से एक पुरुष था और दूसरी महिला। महिला ने चांद की तरह सफेद रंग का लबादा पहना हुआ था, जिसके लंबे चौड़े बाजू थे। उसके सुंदर कदमों से लोगों को बेहद सुखद सुंदर एहसास हुआ। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो आसपास के लोगों की निगाहों को अपनी ओर खींच रही थी। उस आदमी ने कीमियागर का लंबा लबादा पहना हुआ था। उसकी उम्र भी काफी कम थी और उसका कद लंबा और सीधा था, जो 20 साल से थोड़ा ज्यादा लग रहा था। उसके सुंदर चेहरे पर ऐसी रेखाएं थी जो चाकू से उकेरी गई लग रही थी, जो कुछ हद तक स्त्रैण भावना पैदा कर रही थी। उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान ने भी कुछ महिलाओं के दिलों को आसानी से छू लिया था। जब इस व्यक्ति की शक्ल की तुलना जियाओ यान के छिपे हुए रूप से की गई तो ये 2 ध्रुवीय क्षेत्रों की तरह था जो एक दूसरे से बहुत दूर थे। बेशक जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया वो अभी भी युवक की छाती पर कीमियागर का बिल्ला था। उस पर 3 चांदी के रंग की लहरें सूरज की रोशनी में एक आंखों को चुभने वाली चमक को दर्शाती थी। वे राहगीर जिनके दिल में पहले से ही दूसरे पक्ष की इतनी खूबसूरत महिला की संगति के कारण खटास थी, शुरू में उसकी हैसियत को दर्शाने वाली 3 चांदी के रंग की लहरों को देखकर उदास हो गए। तुरंत उनकी आंखों में जो नाखुशी थी वो अपने आप ही सम्मान में बदल गई, जो एक मजबूत व्यक्ति का सामना करने पर होती है। वो आदमी और महिला धीरे धीरे आगे बढ़े। एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक सुंदर महिला, एक आदर्श जोड़ी। उन्होंने सड़क पर बहुत सी आंखों का ध्यान आकर्षित किया। तुरंत कई आश्चर्यचकित और ईर्ष्यालु निगाहें उन दोनों पर पड़ी, क्योंकि उनमें से 2 अचानक सड़क पर ध्यान का केंद्र बन गए। जिस समय जियाओ यान की नजर उन दोनों पर रुकी, उसके बगल में नालन जी और नालन सू ने भी 2 लोगों को चलते हुए देखा। जब उनकी नजर नालन यानरान के बगल में खड़े आदमी पर पड़ी तो उनके हाव भाव कुछ अलग थे।
उन दोनों को घूरते हुए जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। किसी अज्ञात कारण से उसके दिल में हल्के से गुस्से की झलक दिखी। काफी देर बाद उसने ठंडी हवा में सांस ली। उसे समझ में आ गया कि हालांकि अब उसके सामने खड़ी महिला के लिए उसके मन में वो भावनाएं नहीं थी, फिर भी वो कोई ऐसी थी जो इतनी सारी घटनाओं के बावजूद लगभग उसकी पत्नी बन चुकी थी। अब जब उसने उसे किसी दूसरे आदमी के साथ बातचीत करते और हंसते हुए देखा, तो उसके दिल में स्वाभाविक रूप से एक गांठ सी महसूस हुई। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में भाव पूरी तरह से गायब हो गए थे, क्योंकि वो शांति से उन दो लोगों को देख रहा था जो उसके सामने आए थे। मिस्टर यान जियाओ, हमने आज आपको फिर से परेशान कर दिया है। जैसे ही दोनों लोग मुख्य द्वार पर पहुंचे, नलन यानरान ने नलन जी और नलन सू का अभिवादन किया और फिर वो मुस्कुराई और जियाओ यान से बात की। जियाओ यान ने बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। उसने केवल अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा, जो बर्फीले रेशमी मुखौटे से ढका हुआ था, थोड़ा ठंडा लग रहा था। जियाओ यान को एक दिन से जानने के बाद नलन यानरान भी उसके उदासीन चरित्र के बारे में जानती थी और इससे बेपरवाह थी। उसने अपने बगल में खड़े आदमी की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर यान जियाओ, ये मेरा दोस्त लियू लिंग है। वो एक कीमियागर भी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर यान जियाओ। उस खूबसूरत आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और जियाओ यान का अभिवादन किया। उसकी मुस्कान बेहद कोमल थी, जो काफी ईमानदार लग रही थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जियाओ यान ने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे पक्ष का हाथ थाम लिया और शांति से बोला। उसकी आंखें लियू लिंग पर टिकी थी। जब से उसने वो तान शहर छोड़ा था, उसके सामने खड़ा युवक पहला युवा व्यक्ति था जिस पर जियाओ यान ने वास्तव में ध्यान दिया था। इतनी कम उम्र में टियर 3 कीमियागर बनने में सक्षम होने के कारण उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से जियाओ यान से कम नहीं थी। अरे लियू लिंग लड़के, तुम अपने शिक्षक से शोधन कौशल सीखने के बजाय यहां क्यों भागे? नालन जी ने इस व्यक्ति की ओर देखा जो बेहद उत्कृष्ट था। उसने अपने दिल में थोड़ी आह भरी। लियू लिंग सबसे उत्कृष्ट युवक था जिसे उसने इन पिछले कुछ वर्षों में देखा था। अगर कोई प्रतिभा और क्षमता के बारे में चर्चा करे तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो नालन यानरान के लिए एक अच्छा मैच था। वो ये भी जानता था कि उसकी बेहद घमंडी पोती भी इस बहुत ही उत्कृष्ट युवक के बारे में अनुकूल धारणा रख सकती है जो उसकी उम्र का था। यद्यपि ये छोटा सा अनुकूल प्रभाव किसी भी भावना से दूर था। लियू लिंग अपनी उम्र के उन कुछ पुरुषों में से एक था जिन्होंने कई वर्षों में उसके प्रति अनुकूल प्रभाव डाला था। लियू लिंग वास्तव में बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन उस समय अपने पुराने दोस्त के साथ समझौता हमेशा नालन जी के दिल में था। जियाओ कबीले के उस छोटे से साथी के बारे में सोचते हुए जिसकी सगाई टूट गई थी, उसका दिल पछतावे और लाचारी से भर गया। इसलिए उसे लियू लिंग और नालन यानरान के बहुत करीब आने का कुछ प्रतिरोध था। वो अभी भी पहले से ही बिखर चुकी शादी को बचाने के तरीके सोचने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंड मीटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। ग्रैंड मीटिंग ने साम्राज्य के कीमियागर दृश्य में अनगिनत मजबूत लोगों को इकट्ठा किया है। हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। इसलिए शिक्षक ने मुझे पहाड़ों से नीचे उतरने और खुद के लिए इसका अनुभव करने के लिए कहा है। इसके अलावा शिक्षक ने मुझे ओल्ड सर को अपना अभिवादन भेजने के लिए भी कहा। लियू लिंग ने थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस्टर यान जियाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी कम उम्र में ओल्ड सर को जहर निकालने में मदद कर पाएंगे। ये वास्तव में लोगों को आश्चर्यचकित करता है। उस समय शिक्षक भी आए थे और उन्होंने एक नजर डाली थी, लेकिन उनके पास कोई हल नहीं था। हाँ, मुझे लगता है कि मिस्टर यान जियाओ के पास पौराणिक स्वर्गीय ज्वाला होनी चाहिए, है ना? लियू लिंग ने अपनी नजर बगल में खड़े जियाओ यान की ओर घुमाई और हंसा।
जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसने लियू लिंग की जांच की और पूछा, तुम्हारा शिक्षक कौन है? मेरे शिक्षक गुहे हैं। लियू लिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसने अपनी मुस्कान में गर्व को बहुत गहराई से छिपाया था, फिर भी उसमें से कुछ बाहर निकल आया। तो ये पिल्किंग गुहे हैं, जियाओ यान ने अपने दिल में धीरे से कहा। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासीनता नहीं हटी, क्योंकि इस नाम ने एक बार पूरे जिया मां साम्राज्य को हिला दिया था। जियाओ यान के शांत व्यवहार ने लियू लिंग को चौंका दिया। पिल्किंग गुहे का निजी शिष्य बनने में सक्षम होना हमेशा से कुछ ऐसा था जिस पर उसे बहुत गर्व था। हालांकि उसके सामने खड़े युवक की नजर में यह बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा था। तुरंत उसकी भौहें बिना किसी के ध्यान में आए एक दूसरे से थोड़ी दब गई, फिर वे तुरंत शांत हो गई। उसने मुस्कुराते हुए जियाओ यान से पूछा, क्या मैं मिस्टर यान जियाओ के शिक्षक का नाम जान सकता हूं? शिक्षक पहाड़ में बस एक आलसी है और उसकी पिल्किंग गुहे जैसी महान प्रतिष्ठान नहीं है। वो उल्लेख करने लायक नहीं है। जियाओ यान मुस्कुराया और धीरे से उत्तर दिया। उसके बहुत ही शांत तरीके से नलन जी, नलन यानरान और अन्य लोगों ने उसे तिरछी नजर से देखा। मिस्टर यान जियाओ वास्तव में विनम्र है, भले ही हम स्वर्गीय ज्वाला का उल्लेख न करें। आप इतनी उम्र में एक टियर 2 कीमियागर बन गए हैं। आपके शिक्षक की क्षमता स्वाभाविक रूप से आपके जैसे छात्र को पढ़ाने में सक्षम होने के लिए कमजोर नहीं है। बगल में खड़ी नलन यानरान ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, ये सब किसी ने जबरदस्ती करवाया था। जियो यान ने नलन यानरान के सुंदर चेहरे को देखा और अचानक खुद का मजाक उड़ाते हुए धीरे से बोला। नलन यानरान एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। किसी अज्ञात कारण से दूसरे पक्ष की आंखों ने अनजाने में उसके दिल को झकझोर दिया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाली थी कि जियो यान ने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर सभी की तरफ हिलाया। वो हल्के से मुस्कुराया और कहा, मुझे माफ करें, मुझे अभी भी कुछ काम है और मैं सभी के साथ बातचीत करने नहीं जा पाऊंगा। अलविदा। ये शब्द कहने के बाद जियो यान सड़क की ओर चल पड़ा, जिसके बाद वो धीरे धीरे नलन यानरान के समूह की आंखों के सामने लोगों के समुद्र में गायब हो गया। यानरान, क्या उसके पास वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला है? ये देखकर कि जियो यान गायब हो गया था, लियू लिंग फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, मिस्टर यान जियो की क्षमता काफी अच्छी है। उसकी ज्वाला को नियंत्रित करने की क्षमता आपकी तुलना में कम खराब नहीं होगी। गोलियों को परिष्कृत करने के मामले में वो इतने सालों में मेरी उम्र का एकमात्र व्यक्ति है जो मुझे लगता है कि वास्तव में आपसे बेहतर हो सकता है। नालन यानरान ने अपना सिर हिलाया। उसकी सुंदर आंखें सड़क के अंत को देख रही थी और वह थोड़ा विचलित महसूस कर रही थी। किसी अज्ञात कारण से यह ठंडा युवक उसे एक बेहद अजीब एहसास दे रहा था। इस तरह का एहसास कुछ ऐसा था जो उसने लियू लिंग से कभी महसूस नहीं किया था। लियू लिंग ने नालान यानरान को देखते ही भौहें सिकोड़ ली, जो कुछ हद तक विचलित तरीके से सड़क के अंत को देख रहा था। उसकी मुट्ठी बिना देखे ही थोड़ी कस गई, जबकि उसके दिल में एक हल्की खटास दिखाई दी। शांत कमरे में बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी काली आंखों में चमक आ गई। सांस छोड़ते समय उसके गले में मैली हवा चली। जियाओ यान के चेहरे पर हल्की सी चमक थी। स्पष्ट रूप से इस प्रशिक्षण सत्र के बाद उसके शरीर में डू क्यूई बहुत बढ़ गई थी। इस ज्वलंत जहर में निहित ऊर्जा वास्तव में बहुत बड़ी है। भले ही मैंने इसे कई बार परिष्कृत किया हो, फिर भी इसमें बहुत अधिक ऊर्जा है। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी डू क्यूई अधिक मोटी और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, जियाओ यान खुद को धीरे से बुदबुदाने से रोक नहीं सका। ऊर्जा पर्याप्त हो सकती है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। जियाओ यान फूट फूट कर हंसा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और हरे रंग की लौ का एक समूह उठा।
लौ की बाहरी सतह पर अस्पष्ट काले रंग के निशान थोड़े थोड़े करवट ले रहे थे। अंत में ये जियाओ यान की मध्यमा उंगली में पूरी तरह से दब गया। तुरंत उसकी लंबी उंगली स्याही की तरह काली हो गई, जो बेहद अजीब लग रही थी। आह! जला देने वाला जहर लगातार घना होता जा रहा है। अपनी उंगली के रंग को देखते हुए, जो गहरा हो गया था, जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली बगल में बिस्तर के खंभे पर दबाई। कठोर लकड़ी का खंभा तुरंत जंग खा गया और एक खाली छेद बन गया। इसे भूल जाओ। जब तक मुझे 7 जादुई हरी आत्मा लार मिल जाती है, मैं शिक्षक को जगाने में सक्षम हो जाऊंगा। जब वो समय आएगा तो इन समस्याओं को हल करने वाला कोई उपाय होना चाहिए। जियाओ यान ने अपनी उंगली को बहुत देर तक घूरते हुए कहा, हालांकि ये चीज बहुत खतरनाक है, लेकिन मैंने पिछले 2 दिनों में इस जला देने वाले जहर से काफी ऊर्जा अवशोषित की है। ऊर्जा के स्तर के अनुसार जब तक मैं नलन जी के शरीर में सभी जला देने वाले जहर को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर लेता, तब तक ये मेरे लिए 6 सितारा डूष्य से 7 सितारा डूष्य तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगली को थोड़ा मोड़ा। उस पर गहरा काला रंग वापस चला गया और एक पल बाद अपने सामान्य रंग में वापस आ गया। चरमराट। जैसे ही जियाओ यान अपना हाथ वापस खींच रहा था, कसकर बंद दरवाजा धीरे से खोला गया। हाइबो डोंग आलस से अंदर चला गया। उसने कमरे में जियाओ यान को देखा, उसकी थोड़ी बदसूरत अभिव्यक्ति देखी और मुस्कुराहट के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं सका, क्या आपको नालन कबीले में कुछ गलत सहना पड़ा है? क्या आप चाहते हैं कि मैं अगली बार आपके साथ चलूं? जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वो बिस्तर से नीचे कूद गया और बोला, ये अभी भी जला देने वाले जहर का मामला है। मेरी स्वर्गीय ज्वाला इसके साथ कुछ भी करने में असमर्थ लगती है। हर बार जब मैं नालन जी को जहर निकालने में मदद करता हूं, तो मेरे शरीर में जला देने वाला जहर अधिक घना हो जाता है। अधिक घना? यह सुनकर हाइबो डोंग चौंक गया। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ी और कहा, जब ये ऐसा है तो आप अभी भी उसे जहर निकालने में मदद क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम उन अच्छे लोगों में से हो जो हर किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लगता है कि तुम्हें नालन कबीले के नालन यानरान से कुछ शिकायत है। मुझे वो 7 जादुई हरी आत्मा लार चाहिए। मुझे मत कहो कि हमें जाकर उसे चुरा लेना चाहिए। जियाओ यान ने अपने कंधे उचकाए और धीरे से जवाब दिया, ऐसा नहीं चलेगा। नालन यानरान की वजह से नालन कबीले और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बीच बहुत अच्छे संबंध है। इसके अलावा कबीले का साम्राज्य की सरकार में भी कुछ वजन है। मुझे लगता है कि राजघराने का वो बूढ़ा दानव भी काम करेगा। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी क्षमता इन 2 बड़ी ताकतों का मुकाबला करने में सक्षम होगी? हाइबो डोंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जियाओ यान को जवाब दिया, तो कहने को क्या है? अभी के लिए अगर मैं 7 जादुई हरी आत्मा लार प्राप्त करना चाहता हूं, तो मैं केवल नालन जी को ठीक करने में मदद कर सकता हूं। हालांकि ये जला देने वाला जहर बेहद खतरनाक है, लेकिन कम से कम ये फिलहाल मुझे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हाइबो डोंग के इस विश्लेषण के बाद उसका दिल थोड़ा और गंभीर हो गया। ये नालन कबीला वास्तव में साम्राज्य के 3 बड़े कबीलों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। उनके पीछे बहुत सारी ताकतें थी जिन्हें इस मामले में घसीटा जा सकता था। जब तक आप खुद को इसमें डूबने न दें, तब तक जो करना है करो। मैं अभी भी आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत करने में आपकी मदद का इंतजार कर रहा हूं। हाइबो डोंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आराम करो। जैसे ही तुम सभी औषधीय सामग्री इकट्ठा कर पाओगे, मैं इसे परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि एंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम की वजह से मेरी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए।
जियाओ यान धीरे धीरे टेबल के किनारे की ओर चला गया। उसने उस पर पड़ी सारी चीजों को हटाया, स्टोरेज रिंग के अंदर से एक औषधीय कड़ाही निकाली और बेतरतीब ढंग से सतही तौर पर कहा, के मुझे स्वाभाविक रूप से तुम पर भरोसा है। हाइबो डोंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने जियाओ यान की हरकत पर नजर डाली और स्तब्ध भाव से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर ही घूमते रहना चाहिए। मैं अपने शोधन कौशल का प्रशिक्षण लेने वाला हूं। जियाओ यान ने भंडारण रिंग से कई औषधीय तत्व निकाले और हैबो डोंग से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं इतने लंबे समय से वापस नहीं आया हूं। जियाओ यान की बातें सुनकर हैबो डोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। एक पल बाद उसने देखा कि जियाओ यान उसे सिर झुकाए घूर रहा था और वो असहाय होकर केवल अपने होठों को चाट सकता था। उसने कहा, इसे भूल जाओ, तुम प्रशिक्षण ले सकते हो। मैं टहलने के लिए बाहर जाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, हैबो डोंग ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोला और अनिच्छा से बाहर निकलने से पहले अस्थिर रूप से दरवाजा खोला। वो जानता था कि एक कीमियागर को यह पसंद नहीं होता कि औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय कोई भी उनके आसपास के वातावरण को परेशान करे। जियाओ यान ने दरवाजे पर नजर डाली जो धीरे धीरे बंद हो गया, और फिर उसने अपनी नजर अपने सामने औषधीय कड़ाही पर घुमाई। उसकी हथेली ने धीरे धीरे मेज पर कुछ औषधीय तत्वों को सहलाया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और गहराई से सोचा। रेगिस्तान में लगभग 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद और खासकर हाल ही में फायर लोटस सीड का सेवन करने के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप उसे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के साथ अनुकूलता मिली, जियो यान को पूरा भरोसा था कि टियर 3 कीमियागर के लिए यह टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि टियर 3 कीमियागर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज फ्लेम कंट्रोल करने की क्षमता थी। इस पहलू पर जियो यान को टियर 4 कीमियागर के साथ तुलना करने का भी भरोसा था। उफ, लेकिन अगर ऐसा है भी, तो भी मेरे लिए अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में चैंपियन स्पॉट को सफलतापूर्वक प्राप्त करना आसान बात नहीं होगी। वे प्रतिद्वंद्वी साधारण लोग नहीं हैं। जियो यान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसे गुहे के शिष्य लियू लिंग की याद आई, जिनसे वो आज मिला था। हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से दूसरे पक्ष को परिष्कृत होते नहीं देखा था, लेकिन यह स्वाभाविक ही था कि पिलकिंग गुहे की क्षमता के साथ उसने जिस शिष्य को सिखाया था वो कोई बेकार व्यक्ति नहीं होगा। इसके अलावा जब वे एक दूसरे के सामने थे तो जियाओ यान ने दूसरे व्यक्ति की हरकतों और आवाज में निहित आत्मविश्वास को भी महसूस किया था। ये आत्मविश्वास कोई जबरदस्ती का काम नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो एक व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता था जब उसके पास वास्तव में कुछ क्षमता हो। जियाओ यान की हथेली ने बर्फीली ठंडी औषधीय कड़ाही को रगड़ा। उसने अचानक अपने कंधे उचकाए और धीरे से हंसा। बेशक, मैं भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। अगर मैं अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में लियू लिंग से हार गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि शिक्षक की तुलना गुहे से नहीं की जा सकती? ऐसा नहीं होगा। जियाओ यान ने धीरे से एक सांस छोड़ी। उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा। काफी देर बाद वो मंद मंद मुस्कुराया। उसकी उंगली ने औषधीय कड़ाही की लौ के आउटलेट पर धीरे से झटका मारा और हरे रंग की लौ की एक लौ तेजी से अंदर डाली गई। एक नरम दबी हुई आवाज के बाद एक हरे रंग की लौ तुरंत उठी और औषधीय कड़ाही के भीतर जल उठी। मैं पहले एक टियर 3 औषधीय गोली को परिष्कृत करने की कोशिश करूंगा। जियाओ यान की हथेली धीरे धीरे टेबल पर औषधीय सामग्री पर चली गई, जिसके बाद ये कुछ औषधीय पौधों पर रुक गई। उसकी हथेली थोड़ी मुड़ी और एक सूक्ष्म अवशोषण बल ने उन्हें अपनी हथेली में खींच लिया और उन्हें बेतरतीब ढंग से औषधीय कड़ाही में फेंक दिया। उन औषधीय सामग्रियों को देखकर जो हरे रंग की लौ से अलग हो गई थी और लिपटी हुई थी, जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया। टियर 3 औषधीय गोली के लिए एक औषधीय सूत्र अपने आप उसके दिमाग में उभर आया। अपने प्रशिक्षण के दौरान
याओ लाओ कभी कभी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इन सभी औषधीय सूत्रों को जियाओ यान में डाल देता था। अब उनके लिए उनका उपयोग करना स्वाभाविक रूप से बेहद आसान था। ताजगी देने वाली गोली, टियर 3 औषधीय गोली, ये व्यक्ति की इंद्रियों को बाहरी दुनिया में बाहरी प्राकृतिक ऊर्जा के प्रति और भी अधिक संवेदनशील बनाने में सक्षम है, जबकि व्यक्ति अपने प्रशिक्षण मोड में है, जिससे ऊर्जा को अवशोषित करने की गति बढ़ जाती है। इसकी मात्रा भी काफी बढ़ जाएगी। इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री है: एक 30 साल पुरानी शुद्ध हृदय 3 पत्ती वाली घास, एक पका हुआ बुद्ध हृदय फल, एक 10 साल पुराना आत्मा अवशोषण वृक्ष, एक रैंक 3 राक्षस कोर। जियाओ यान के दिमाग में धीरे धीरे औषधीय सूत्र में दर्ज औषधीय सामग्री याद आ गई। काफी देर बाद उसकी 10 लंबी उंगलियां धीरे धीरे फड़की। तुरंत औषधीय कड़ाही में लौ अशांत रूप से जल उठी। जैसे ही जियाओ यान ने दवा को परिष्कृत करना शुरू किया, कमरे का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। कड़ाही से हल्का धुआं निकलने लगा, जिसके बाद ये कमरे के भीतर ही रहा, जिससे जगह कोहरे से ढक गई। इस तरह की औषधीय गोली को परिष्कृत करने का ये उसका पहला मौका था। इसलिए जियाओ यान ने अपने पहले 2 प्रयासों के दौरान औषधीय सामग्री को जला दिया। हालांकि इससे उसे कोई निराशा महसूस नहीं हुई। आखिरकार औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय विफलताओं से बचना मुश्किल था, भले ही वह याओ लाओ ही क्यों न हो, जो व्यक्तिगत रूप से शोधन कर रहा हो। इसलिए लॉ को बंद करने और विफलता के अनुभवों को संक्षेप में बताने के बाद जियाओ यान ने आवश्यक लौ, तापमान आदि को तेजी से समझ लिया। अपने तीसरे शोधन के दौरान 2 घंटे के शोधन के बाद आखिरकार एक गोल, चमकदार रिफ्रेशिंग पिल बनाई गई। जेड बोतल में चुपचाप पड़ी रिफ्रेशिंग पिल को देखते हुए जियाओ यान ने अपने माथे पर पसीना पोंछा। वो संतुष्टि से मुस्कुराया, जिसके बाद उसने एक बार फिर लौ को ऊपर उठाया और शोधन जारी रखा। पूरी दोपहर का सेवन करने के बाद जियाओ यान की रिफ्रेशिंग पिल को परिष्कृत करने की सफलता दर खुशी से तेज गति से बढ़ गई थी। जब मेज पर औषधीय तत्व समाप्त होने वाले थे, तो जेड बोतल में 3 रिफ्रेशिंग पिल पहले ही दिखाई दे चुकी थी। जियाओ यान ने 3 रिफ्रेशिंग पिल वाली जेड बोतल को सावधानी से अपने स्टोरेज रिंग में संग्रहित किया। उसके चेहरे पर थकावट का भाव छिपाना मुश्किल था। एक बार जब उसने मेज को साफ किया, तो उसने कुछ कमजोर कदम उठाए और अपना सिर बिस्तर पर रख दिया। ओह! जब तक जियाओ यान अपनी गहरी नींद से जागा, उसे एहसास हुआ कि अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। उसने अपने बिस्तर से उठते ही अपने कुछ हद तक उनीदे सिर को हिलाया। उसने खाली कमरे को देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना वास्तव में बहुत थका देने वाला काम था। उसकी आत्मा की शक्ति का नुकसान वास्तव में बहुत बड़ा था। जियाओ यान अपने बिस्तर से उठा और एक साधारण तरीके से खुद को साफ किया। एक बार जब वो पूरी तरह से जाग गया, तो वो कमरे से बाहर चला गया और नालन कबीले की ओर चल पड़ा, ताकि नालन जी के लिए आज का जहर निकालने का सत्र शुरू हो सके। हालांकि उसने एक दिन से हाई बो डोंग को नहीं देखा था, लेकिन जियाओ यान बहुत चिंतित नहीं था। बूढ़े आदमी की ताकत के साथ उन बूढ़े साथियों और मिस्टी क्लाउड सेट के नेता के अलावा यह संभावना थी कि इस जिया मां साम्राज्य में कोई भी उसके लिए कोई बड़ी परेशानी पैदा नहीं कर सकता था। आज का जहर निकालने का सत्र पिछली बार जैसा ही था। सत्र के दौरान कुछ खास नहीं हुआ। एक बार जब जियाओ यान ने नलन जी को जहर निकालने में मदद की, तो उसे कुछ समय के लिए नलन कबीले में बैठने के लिए भी आमंत्रित किया गया। किसी अज्ञात कारण से नलन यानरान उस समय बहुत दिलचस्पी से आगे आया, जब वे बैठे थे और जियाओ यान से संबंधित कुछ चीजों के बारे में पूछताछ की। हालांकि इन सभी सवालों का अस्पष्ट रूप से सामना किया गया और जियाओ यान की उदासीन अभिव्यक्ति और लहजे का उपयोग करके निपटाया गया। हालांकि
वर्तमान में वो पहले की तुलना में बहुत बदल गई थी। लेकिन जियाओ यान के लिए इस महिला के बारे में कोई अच्छी राय बनाना वास्तव में मुश्किल था। जहां भी नलन यानरान मौजूद होता, लियू लिंग स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चलता। जियाओ यान उस साथी की परिधीय दृष्टि को महसूस कर सकता था जब वो नलन यानरान से बात कर रहा था। हालांकि लियू लिंग के चेहरे पर अभी भी बिना बोले मुस्कान बनी हुई थी, जियाओ यान ये महसूस करने में सक्षम था कि पूर्व किसी तरह के बुरे मूड में था और उसके खिलाफ एक हल्की दुश्मनी भी थी। हालांकि जियाओ यान ने इसके जवाब में केवल अपने कंधे उचकाए। अगर तुम दुखी हो तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने तो गुहे की नजर में स्वर्गीय ज्वाला को भी छीनने की हिम्मत की थी। तुम एक शिष्य के रूप में जिसने स्नातक नहीं किया है, मुझे किस तरह से डरा सकते हो? लियू लिंग की थोड़ी ठंडी निगाहों के नीचे जियाओ यान लगभग आधे घंटे तक लिविंग रूम में बैठा रहा। तभी वो खड़ा हुआ और उन्हें अलविदा कहा, जिसके बाद उसे नालन जी और अन्य लोगों ने नालन कबीले से बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गया। संकीर्ण आंखों से गायब हो चुके जियाओ यान को देखते हुए लियू लिंग ने अपना सिर घुमाया और अचानक हंसते हुए कहा, दादाजी, क्या आप यान जियाओ नामक इस कीमियागर की पृष्ठभूमि जानते हैं? क्यों? सवाल सुनकर नालन जी का ध्यान भंग हुआ और उसने तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर यान जियाओ हमारे नालन कबीले के एक प्रतिष्ठित अतिथि है। मुझे केवल इस बात की परवाह है कि क्या वो ज्वलंत जहर को बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे उनकी सही पहचान की चिंता नहीं है। युवा लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी मत करो। तुम गुहे के शिष्य हो सकते हो, लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि यान जियाओं के पीछे का गुरु गुहे से कमजोर नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं होगी। नालन जी ने मुस्कुराते हुए लियू लिंग की ओर देखा और नरम आवाज में अर्थपूर्ण ढंग से बोला। अपनी बूढ़ी और तीखी नजर से वो स्वाभाविक रूप से लियू लिंग के मन में जियाओ यान के बारे में जो विचार थे उन्हें समझ सकता था। हाँ, दादाजी मजाक कर रहे होंगे। मिस्टर यान जियाओ और मैं कभी मिले नहीं हैं। मुझे उनसे कोई दुश्मनी क्यों होगी? लियू लिंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने तेजी से अपना हाव भाव वापस लिया, अपनी नजर थोड़ी भौहें सिकोड़े हुए नालन यानरान की ओर घुमाई और हंसा। अगर ऐसा ही हो तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। हो सकता है कि यान जियाओ अब आपकी बराबरी न कर पाए, लेकिन उसकी क्षमता बहुत बढ़िया है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसे अपने नालन कबीले में शामिल करना चाहता हूं। नालन जी ने हल्के से मुस्कुराया। लियू लिंग के सख्त चेहरे को देखे बिना वो मुड़ा और मुख्य द्वार से अंदर चला गया। नालन यानरा ने लियू लिंग की ओर देखा, जो असहाय रूप से अपने कंधे उचका रहा था, और धीरे से कहा, बेहतर होगा कि तुम कोई बेवकूफी वाली कोशिश न करो। मेरे दादाजी ने पहले ही कह दिया है कि वो नालन कबीले के एक प्रतिष्ठित अतिथि है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके हाथ ने उसके माथे के सामने काले बालों को एक तरफ खींचा और धीरे धीरे नालन जी के पीछे पीछे उसके सामने आ गई। यानरान, इतने सालों के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कैसे। मोहक रूप से सुंदर पीठ को देखते हुए लियू लिंग उन शब्दों को कहने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी सारी बातें कह पाता, नलन यानरान, जो उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी, ने सूरज की रोशनी में अपने नाजुक सफेद जेड जैसे चिकने हाथ को बेतरतीब ढंग से हिलाया। उसने आह भरी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इन मामलों पर अभी चर्चा नहीं करना चाहती। तुम उन कुछ लोगों में से एक हो जो इतने सालों में मेरे दोस्त बन पाए। शायद तुम भविष्य में मुझे प्रभावित कर सको, लेकिन कम से कम अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक साधारण दोस्त की तरह ही मानती हूं। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम बेहतरीन हो। हालांकि तुमने मेरी जरूरतों को पूरा नहीं किया है। मेरा आदमी निश्चित रूप से एक औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं होगा। एक बार जब उसने ये शब्द कहे
तो वो और नहीं रुकी। वो लगातार कदमों से आगे बढ़ी और मुख्य द्वार से अंदर चली गई। मुझे पता है कि तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। इस बार मैं ग्रैंड मीटिंग में सिंहासन संभालूंगी और साबित करूंगी कि मैं, लियू लिंग, तुम्हारे लिए एक अच्छी जोड़ी हूं। जैसे ही उसने उस मोहक पीठ को देखा, लियू लिंग की आंखों में एक कट्टर भावना चमक उठी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भावी नेता होने के नाते जियामा साम्राज्य में नालन यानरान की स्थिति साम्राज्य की राजकुमारी से भी अधिक प्रतिष्ठित थी। लियू लिंग के दिल में अहंकार के साथ उसे ये साबित करने के लिए स्वाभाविक रूप से ऐसी महिला को वश में करने की आवश्यकता होगी कि वो कितना उत्कृष्ट था। इस पर चर्चा करने से पहले चैंपियन बनने तक प्रतीक्षा करें। एक धीमी सी चलती हुई आवाज दरवाजे से गुजरी और धीरे धीरे फैल गई। बस रुको। लियू लिंग ने अपने कंधे उचकाए, पीछे मुड़ा और उस जगह को घूरा जहां पहले जियाओ यान बैठा था। उसने एक छायादार नरम हंसी दी और धीरे से बुदबुदाया, मैं उसे ग्रैंड मीटिंग में उसकी गंदी उपस्थिति पर शर्मिंदा होने दूंगा। पिल्किंग गुहे का शिष्य निस्संदेह जियामा साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है।